आंखों के लिए मैंने सुना है कि सनलाइट अच्छी होती है, लेकिन मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन नहीं बनना और वो सुबह उठ के सूरज की तरफ नहीं देखना। मैंने देखा था सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो कि आपका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आपने काफी सारे ऑपरेशन करे एक दिन के अंदर ही किए थे। कितने ऑपरेशन किए थे आप? अबाउट 250 इन अ डे। इट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बंदा लेटा हुआ है, आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो, तो लेजर तो एक जगह चलने वाला है और उसकी आंख इधर उधर घूम गई तो हो गया काम। ये ड्रॉप यूज कर लो, पतंजलि ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये जड़ी बूटी ले लो, ये योगा कर लो, आंखों की मसाज कर लो, ये शहद खा लो, हल्दी मिलाकर खा लो, मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। इन सबसे कुछ नहीं हो सकता। ये सारा कुछ जो है एक स्कैम चल रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से जो ब्लू लाइट निकल रही है ना, उसकी इंटेंसिटी इतनी लो है कि वो आपकी आंखों को डैमेज नहीं कर सकती। टीवी जो है ना, इट इज अ डिस्टेंस एक्टिविटी। टीवी तो आप दूर से देख रहे हो ना। ये जो मोबाइल का कॉन्सेप्ट आया है, नियर वर्क ऑन स्क्रीन्स, दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग ट्रबल। ये जो कंट्रीज हैं, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों की आंख में माइनस का नंबर चढ़ गया है। और अब ये सेम ट्रेंड इंडिया और अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा जाएगा। कितने सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मान लो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पुलिस है, एसएससी है, जेडी, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, पीएसयू की जॉब्स है। यहाँ पे चश्मा अलाउड नहीं है। अब आपने मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, पढ़ाई कर ली, अब आपका चश्मा आना तो आपके हाथ में था नहीं। तो कितने सारे बच्चे इस चीज़ों के लिए आते हैं कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल क्लियर करना है, हमें अपना चश्मा हटाना है। तो ब्रॉडली ये 3-4 रीजंस होते हैं लोगों के चश्मा हटाने के लिए। बड़ों की तो आई साइड खराब होती है, लेकिन आजकल छोटे बच्चों की भी आई साइड वीक होना स्टार्ट हो चुके हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कंप्यूटर और मोबाइल बहुत टाइम तक इस्तेमाल करता है और एक बारी अगर आपकी आंख खराब हो गई तो दोबारा सही नहीं हो सकती। लेकिन अब साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर आपकी आई साइड वीक है तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ठीक हो सकता है। अगर आपको मोतियाबिंद है तो वो भी 10 मिनट के अंदर सही हो सकता है। हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बुलाया है राहिल चौधरी को, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया है और जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। और इस पॉडकास्ट के अंदर आप जानोगे ओवरऑल अपनी आई की हेल्थ को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है कि आपकी आई की हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी और वो लंबे समय तक बिना प्रॉब्लम के काम करेगी। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आई की हेल्थ के लिए। जितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस ओनर से ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट पॉडकास्ट आप मान सकते हैं उसको। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। राहिल जी, वेलकम टू द डीडी शो एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। हमने इंटरनेट पे ना काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, और मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरी आंखों में बहुत पेन होता है क्योंकि हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे हैं, बहुत सारे सवाल मेरी टीम के हैं, बहुत सारे सवाल ऑडियंस के हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट, विल टेक देम वन बाय वन। श्योर। अभी ना हम रिसेंटली चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी भी आई साइड वीक हो रही है। मेरे टाइम में तो नहीं था उतना, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की आई साइड वीक हो रही है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? यस, एंड एक्चुअली ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिस इज नाउ बिकमिंग अ पेंडेमिक। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। सी, लुक एट अबाउट 2 decades बैक, जब हम लोग स्कूल में थे, तो हमारी क्लास में अगर 50 बच्चों की क्लास होती थी तो 5, 6 या 10 लोगों की आंख में चश्मे का नंबर होता था। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट द सिनेरियो, यू विल बी सरप्राइज्ड कि 50 लोगों की क्लास में ऑलमोस्ट 25 से 30 बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ रहा है। तो अब ये सडनली हो क्या रहा है? क्यों ये जो चश्मा आ रहा है, जिसको बेसिकली मायोपिया की प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? सी, क्या हो रहा है कि नेचर ने हमारी आंखों को दूर का देखने के लिए बनाया। तो जब हम दूर देख रहे हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो भी मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। एक नॉर्मल स्टेट बनाई है एक इंसान की कि वो दूर का देखे। और जब हम पास का देखते हैं तो हमारी मसल्स को स्ट्रेन करना पड़ता है। आंखों के अंदर भी कुछ मसल्स हैं, आंखों के बाहर भी कुछ मसल्स हैं, वो एक्टिव होती है और आंखों को अंदर की तरफ मोड़ती है ताकि आप पास का देख सकें। अब क्या हो रहा है आजकल, मेजॉरिटी टाइम स्पेशली बच्चे जो 18 साल से कम की उम्र में है, ज्यादातर टाइम वो अपना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन्स पे लगाते हैं।
तो मेजॉरिटी टाइम वो अपनी आंखों पर स्ट्रेन डाल रहे हैं पास का देखने के लिए, दूर का काम वो कर नहीं रहे। नेचर ने बनाया आई को दूर का देखने के लिए, पास का देखो तो स्ट्रेन डालना पड़ता है। तो जब कंटिन्यूअस घंटों ये बच्चे जब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर लगे रहते हैं और अपनी आंखों पर स्ट्रेन डालते रहते हैं पास का देखने के लिए, तो हमारी आंख के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और क्या चेंज आता है कि हमारी आंख का जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो जाती है और हमारी आंख में माइनस का नंबर चढ़ जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि यंग बच्चे अगर ज्यादा समय तक मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर लगे रहेंगे, नियर काम करते रहेंगे, तो आंख में माइनस का नंबर चढ़ जाएगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है इनएडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर। सी, हमारी बॉडी का सिस्टम ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि जब हम सनलाइट में जाते हैं और वो लाइट हमारी आंखों में जाती है, तो हमारी आंखों में कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये इलोंगेशन नहीं होती। अब आजकल बच्चे ज्यादातर टाइम इंडोर्स हैं। हम जब यंग होते थे तो यूजली हमारी रूटीन होती थी 4-5 बजे पार्क में चले गए, फिर 7-8 बजे बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो वगैरह खेल के वापस आ गए। आज ये सिस्टम खत्म हो गया। आज बच्चा स्कूल से वापस आता है, मोबाइल, कंप्यूटर बैठ जाता है, आईपैड पे बैठ जाता है। सनलाइट एक्सपोजर हो नहीं रहा, केमिकल्स रिलीज हो नहीं रहे और ये आंखों की इलोंगेशन हो रही है। सो यू वुड सी ये जो कंट्रीज हैं, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, यहां पे ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों की आंख में माइनस का नंबर चढ़ गया। और अब ये सेम ट्रेंड इंडिया और अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा जाएगा। सो जैसे लोग पूछते थे कि भाई चश्मा तो जेनेटिक होता है, कि भाई माता पिता की आंख में चश्मा है तो बच्चे की आंख में चश्मा आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक्स का एक रोल है, लेकिन जेनेटिक्स के साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अब रोल प्ले कर रहे हैं कि बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ता जा रहा है। राइट, आपने एक टर्म बोली स्पेसिफिकली कि कोविड के बाद ज्यादा होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो कंजप्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हम बचपन में थे हम खेलते भी दबा के थे, बट मैं दबा के टीवी भी देखता था, बट हमारी आई साइट तो वीक नहीं हुई है उसके बाद। नहीं, सी, टीवी जो है ना, इट इज अ डिस्टेंस एक्टिविटी। टीवी तो आप दूर से देख रहे हो ना। ये जो मोबाइल का कॉन्सेप्ट आया है, नियर वर्क ऑन स्क्रीन्स, दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग ट्रबल। गॉट इट। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, रजत नाम था उसका, और उसका चश्मा ना थोड़ा अजीब सा था, शायद पास के आई साइड वीक ज्यादा हो गया। उसकी मोटे वाले लेंस होते ना, बहुत वाले लेंस वाला चश्मा लगाता था वो। तो एक बार क्या हुआ, पेरेंट्स मीटिंग थी, उसके मम्मी आई, उसके पापा आए, उसकी एक छोटी सिस्टर आई और सबको सेम चश्मा लगा हुआ था। क्या ये जेनेटिक्स से? जेनेटिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो देयर इज नो डिनायल कि चश्मे का नंबर जेनेटिक नहीं हो सकता, बट जेनेटिक्स इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरा रीजन होता है एनवायरमेंटल। अच्छा, जैसे आप वो बात कर रहे थे कि अलग सा चश्मा था उसका, देखिए चश्मे का नंबर भी ना अलग अलग टाइप का हो सकता है। कॉमनली जो हम देखते हैं वो माइनस का नंबर होता है। माइनस मतलब उस आंख की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। इस प्रॉब्लम में पेशेंट को माइनस नंबर का चश्मा पहनना होता है, या उसमें जो लेंस होता है वो कनकेव लेंस होता है, और ऐसी सिचुएशन में दूर की विजन ब्लर होती है, पास का साफ दिखता है। लेकिन कुछ लोगों की आंख में प्लस नंबर भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ऐसी सिचुएशन में कन्वेक्स लेंस होता है आंख में, वो अलग से मोटा सा दिखता है, और ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को दूर का साफ दिखता है, पास का धुंधला दिखता है। फिर एक और चश्मे का नंबर हो सकता है आंख में, जिसको हम लोग सिलेंडर नंबर कहते हैं या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारी आंख का जो काला ढेला है या काली पुतली जो है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसकी शेप राउंड नहीं है। एक जगह से थोड़ी सी ज्यादा कर्व्ड है, एक जगह से कम कर्व्ड है, तो उस पेशेंट की आंख में सिलेंडर का नंबर आएगा। फिर एक और तरह का चश्मे का नंबर होता है कि जब आपकी उम्र 40-45 साल क्रॉस कर जाती है, तो आपने देखा होगा सब लोग रीडिंग का चश्मा पहनते हैं, पढ़ने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है, उसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो मान लो आप बिल्कुल नॉर्मल आंखों के साथ पैदा हुए हो, आज की डेट में ना प्लस का नंबर है, ना माइनस का नंबर है, ना सिलेंडर का नंबर है, लेकिन जब हम सबकी उम्र 40-45 क्रॉस करेगी तो हम सबकी आंखों में बाय डिफॉल्ट वो रीडिंग का चश्मा आ जाएगा। उस प्रॉब्लम को प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो ये 4 तरह के नंबर हो सकते हैं, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है, और उम्र के साथ ही प्रेस बायोपिया वाला रीडिंग का हो सकता है। और ये सबके साथ होता है? नहीं, अलग अलग, मतलब किसी में कोई होगा, किसी में कोई होगा, किसी में मिक्स्ड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस के साथ सिलेंडर हो जाए, फिर वो माइनस। मतलब ये है कि आई साइड वीक होगी। हाँ भाई, आंख में चश्मे का नंबर है तो आंख के अंदर जो लाइट जा रही है वो पर्दे पे फोकस नहीं कर रही। आंख की सिस्टम में पावर है, तो जब तक आप उसको पावर नहीं दोगे तब तक वो पेशेंट साफ नहीं देख सकता।
गॉट इट। एक मुझे बचपन की अपनी चीज़ याद है कि जब मैं छोटा था ना तो मेरी आंखों में पेन होता था पढ़ते हुए, और मैं जब गया आई टेस्ट कराने तो माइनस में नंबर था कुछ, है ना, और वो ऑटोमेटिकली अपना आप ठीक भी हो गया। ओके, ऐसा अनलाइकली है, ऐसा होगा। ओके, एंड सी पेन का मैं बता देता हूँ क्या होता है। एंड यू वुड ऑल्सो सी वेरी कॉमनली ये लोग बोलते हैं कि जब हम ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे काम करते हैं, ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमारे आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, डबल दिखना शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा क्यों सिम्टम बनता है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, इनको हम लोग कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। जब आप एक्सेसिव स्क्रीन यूज करते हो तो आपको कुछ सिम्टम्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों बनते हैं सिम्टम? अगेन इसका लॉजिक वही है कि जैसे आप पास का काम कर रहे हो तो आप अपनी आंखों की मसल पे स्ट्रेन डाल रहे हो घुमा के पास का देखने के लिए। अब है तो वो मसल्स ही ना, उसमें एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो स्टार्टिंग में जब आपने पास का देखा, मसल ने काम करा, सब कुछ बढ़िया दिखा, पर कुछ टाइम बाद ये मसल्स थक गई। जब ये मसल थक गई तो ये आंखों को मोड़ नहीं सकती, ये फोकस करना छोड़ देती हैं, आंखें साइड में हो जाती हैं और आपकी नज़र धुंधली हो जाती है। मसल थकती है, आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। तो जो भी लोग जिनका काम 10-12 घंटे रहता है मोबाइल स्क्रीन पे, उनको हम लोग कुछ कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं जिससे आपका कंफर्ट लेवल रहे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम उन लोगों को बोलते हैं कि एक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं 20-20-20। मतलब हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक ले लो और 20 फुट दूर या दूर की तरफ देखो। तो जब आप दूर देखोगे आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, थोड़ा सा आपने ब्रेक ले लिया, दोबारा थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ गई, आंखें थोड़ी रिफ्रेश हो गई, फिर अपने काम पे लग गए। फिर हम कुछ बोलते हैं, कुछ सर्टेन चीजें अगर आप करो कि भाई स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा रखो, जितना बड़ा होगा उतना फॉन्ट साइज बेटर होगा, उतना आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। स्क्रीन का एक 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत पास है। अगर आप बैठे हो तो एक वेल लिट रूम होना चाहिए। अगर आप अंधेरे में काम करोगे फिर स्ट्रेन लगेगा। आई के एंगल पे स्क्रीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर हो गई, बहुत नीचे हो गई। फिर जब आप बैठे हो तो आपकी आंख में डायरेक्ट हवा नहीं जा रही हो चाहिए। तो एसी लगा हुआ है तो एसी के लीवर थोड़े साइड में होने चाहिए, ऊपर डायरेक्ट पंखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे लंबे समय तक काम करते हो ना, तो आपकी आंखों का जो झपकने का रेट होता है, जो ब्लिंक रेट होता है, वो भी कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 16 से 17 बार अपनी आंखों को झपकता है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे होते हो तो ये ब्लिंक रेट कम होके 4 से 6 रह जाता है। अब आपकी आंखें जब कम ब्लिंक करती हैं तो आंख में जो आंसू बन रहे हैं वो ठीक से फैल नहीं पाते। राइट, हमारी आंखों का जो ये पलक है, जिनको लिड्स कहते हैं, जब हम ब्लिंक करते हैं तो एक वाइपर की तरह काम करती है और हमारी आंख में जो आंसू आ रहे हैं उनको पूरी आंख में ये फैला देती है। इससे ड्राई आई एग्जैक्टली जब आप ब्लिंक कम कर रहे हो, आंसू फैल नहीं रहे और आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। तो अक्सर आप देखोगे ये जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करते हैं, ये कंटिन्यूस कहते रहते हैं कि आंख में थोड़ी जलन रहती है, आंखें सूखी रहती है, कभी कभी चुभन लगती है, कभी कभी आंखें लाल हो जाती है, कभी पानी भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स ड्राइनेस के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को यूज करो दिन में 4 से 5 बार। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। रिफ्रेश टीयर्स करके आती है, टीजी करके आती है। इसको आप 3-4 बार यूज करो तो थोड़ा सा आपका स्क्रीन पे कंफर्ट और अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको ये सब करके आराम नहीं आ रहा, अब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है ताकि वो चेक कर ले कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर मसल्स वीक हैं आपकी, ज़्यादा देर तक आंखें होल्ड नहीं कर पा रहे, तो हम मसल की एक्सरसाइज देते हैं, मसल को स्ट्रेंथनिंग करते हैं ताकि वो पेशेंट लंबे समय तक काम करें। फिर आपने ये देखा होगा कुछ लोग कंप्यूटर कंफर्ट के लिए वो 0 नंबर का चश्मा पहन लेते हैं, कोई लोग एंटी ग्लेयर पहन लेते हैं, कुछ लोग ब्लू लाइट फिल्टर पहन लेते हैं। इन सब चीज़ों का भी कोई रोल नहीं है। अगर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे कंफर्ट आपका थोड़ा सा बढ़ाना है तो स्पेशल तरह के चश्मे आते हैं जिनको कहते हैं कंप्यूटर ग्लासेस। लिटिल स्लो इट डाउन, मैं हर एक डिटेल पे आऊंगा, छोटी छोटी डिटेल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। ये सारे ब्लू रे लाइट, मैंने सारी लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब बहुत बारी मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोगों की आई साइड वीक हो जाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरी आई साइड वीक हो गया है या मेरी आंखों में पेन होगा, क्योंकि हमें उसकी शायद हैबिट हो जाती है। अब इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आंखों पे? डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो। मान लो ये सिचुएशन किसी बच्चे के साथ आती है, 18 साल से कम की उम्र में है, ठीक है, बच्चा है। वैसे अगर मान लो उसकी आई साइड वीक भी है तो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाता।
पेरेंट्स को खुद ध्यान रखना होता है कि वो बच्चे का एनुअल चेकअप कराए ताकि आंख में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो टाइमली ठीक हो जाए। बट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर है और टाइमली आपने उसको चश्मा नहीं पहनाया। अब जितनी लाइट आंख में फोकस हो रही है उसके हिसाब से आंख डेवलप हो जाएगी। तो आंख ने कभी परफेक्ट देखना तो सीखा ही नहीं, क्योंकि चश्मा तो आंख को मिला ही नहीं। तो उस बच्चे की पूरी लाइफ के लिए विजन ब्लर रह जाएगी। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं लेजी आई या अम्ब्लायोपिया। और ये ऑपरेशन से नहीं, ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आंख तो डेवलप हो गई ना, जितनी लाइट आंख में जा रही थी उसके हिसाब से आंख डेवलप हो गई। एक बार ये आंख डेवलप हो गई, अब उसको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। जो डेवलप हो गई वो वैसी रहेगी आंख। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका आई का चेकअप रेगुलरली होना चाहिए, साल में एक बार तो होना चाहिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। और भी बच्चों की प्रॉब्लम है, जैसे तिरछापन, स्क्विंट की प्रॉब्लम है। अगर आपने टाइमली ठीक नहीं करा तो पूरी लाइफ के लिए वो स्क्विंट रह जाएगा, या पूरी लाइफ के लिए आंखों की नज़र जो है वो कम रह जाएगी। तो ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। एडल्ट्स की अगर बात करें, मान लो किसी की उम्र 20-25 साल है, उसकी आंख में चश्मे का नंबर है, अब वो चश्मा नहीं पहन रहा, तो उसमें ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उस पेशेंट को एस्थेनोपिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। भाई मान लो चश्मा है और आप काम कर रहे हो, अब आंख तो साफ नहीं देख रही ना, आंखों की मसल स्ट्रेन करेगी साफ देखने के लिए, स्ट्रेन करेगी साफ देख नहीं पाएगी, तो आपको हेडेक होएगा, आई एक होएगा, जलन होएगी, पानी निकलेगा, डबल दिखलेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो साइड इफेक्ट से हमें पता लग सकता है, जैसे आंखों में सांस आ रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, कि हमारा आई साइड वीक है, हमारे स्ट्रेन पड़ा है। कोई भी चीज ऐसी हो जिससे आपको लग रहा है मेरी आंख नॉर्मल नहीं है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, पानी हो रही है, लाली हो रही है, जलन हो रही है, धुंधला दिख रहा है, कुछ भी चीज हो, तो मतलब आई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको एक बार जाके चेक कराना चाहिए। हम आंख को ऐसे ले लेते हैं जैसे कैमरे का लेंस हो गया एक तरीके से, है ना। थोड़ा आंख के अंदर चलते हैं, बताओ आंख कैसे काम करती है। हाँ प्लीज तो आंख जो है ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है। तो हमारे कैमरे का क्या सिस्टम है कि लाइट आएगी, एक लेंस है, उस लाइट को वो फिल्म पर फोकस करता है और आपकी फोटो बन जाती है। ठीक है। सेम प्रिंसिपल हमारी आंख के साथ है। हमारी आंख में एक की जगह दो फोकसिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो हमारी आंख में जब लाइट आती है तो एक सामने एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली। कुछ लाइट वो फोकस करता है, फिर हमारी आंख में जैसे कैमरे में एक लेंस है वैसे हमारी आंख में भी एक लेंस है, कुछ लाइट वो फोकस करता है, और फाइनली ये लाइट जो है ये आंख के पर्दे पर, जिसको रेटिना कहते हैं, वहां पे फोकस होती है। वहां से ये लाइट एक नर्व होती है आंख के पीछे से निकलती है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उससे ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हम देख पाते हैं। तो अब आंख में इस पूरे सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो नजर खराब हो जाएगी। अब पुतली में कोई बीमारी हो गई, पुतली में सफेदी आ गई, अल्सर हो गया, नजर खराब हो गई। आपके लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेंस सफेद हो गया, मोतियाबिंद हो गया, कैटरैक्ट हो गया, नजर खराब हो जाएगी। बीच में एक जेल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज में जैसे खून वून आ जाता है तो नजर खराब हो जाएगी। पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो गई, नस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई आपकी नजर ये हैम्पर हो जाएगी। सो अगर किसी की आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, क्या वो ठीक हो सकता है? वेल डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम है। आज की डेट में भी 100% बीमारियों को तो हम ठीक कर नहीं सकते, करीब 70 to 80% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ ट्रीटेबल कंडीशंस है, कुछ लाइलाज कंडीशंस है, वो हमें चेक करके देखना होता है। जैसे जो नर्व्स हमारे आईज से ब्रेन तक जा रही है, मान लो वो डेड हो गई, वो हट जाए यहाँ से। मान लो एक प्रॉब्लम होती है ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी, इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, या नर्व आपकी किसी तरह डेड हो गई, अब उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, वो सही नहीं होगा, जीरो हो जाएगी विजन। कभी आज तक जैसे किसी की आंख एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, किसी को पूरी आंख बाहर आ गई, वैसे लटक जाती है आंख? लटक सकती है अगर उस तरह का ट्रॉमा हो तो, लेकिन अनलाइकली, बिकॉज यू सी ऐसा नहीं है कि हमारी आंख बस ऐसे सॉकेट में ऐसी पड़ी हुई है, इसमें साइड में मसल्स अटैच्ड है। Okay. जो हमारी आंखों की मूवमेंट करती है, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे देखते हैं। तो अगर बहुत मेजर इंपैक्ट होता है, इतना डैमेज हो गया तो लटक सकती है, बट बहुत अनलाइकली है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में तो आज तक ऐसा नहीं देखा। ओके। और आंखों के अंदर क्या क्या रहता है? इसके अंदर मसल्स हो गई, आपने मसल बता दिया, इसके अंदर कुछ और केमिकल्स भी रहते हैं? तो जो हमारी आंख के मेन स्ट्रक्चर से मैंने बता ही दिए, कॉर्निया है, फिर लेंस है बीच में, फिर रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में थोड़ा सा पानी है, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं।
लेंस और रेटिना के बीच में एक जेल है, उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस जेली कहते हैं। तो इन सब की वजह से हमारी आंख जो है वो खुली रहती है, ठोस रहती है। सी हमारी आंख में ना एक डायनामिक सिस्टम चल रहा है, मतलब हमारी आंख में पानी बन रहा है और पानी निकल रहा है। उसकी वजह से हमारी आंख के अंदर भी एक प्रेशर है 15 से 16 मिलीमीटर मरकरी का, जिससे हमारी आंख ठोस रहती है। तो ये पूरा सिस्टम ऊपर वाले ने इस हिसाब से बनाया हुआ है। Okay. क्या आज तक पूरी आई निकाल के उसको ऑपरेट किया गया, निकाल के दूसरी लगाई हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? ट्राई हुआ है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट दे आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। सी मैं बताता हूँ, आई थिंक वेयर आर यू ट्राइंग टू पॉइंट इज कि एक आई ट्रांसप्लांट करके ऑपरेशन होता है, जहाँ पे हमने सुना होता है कि अपनी आंखों का दान कर दो। हाँ, मतलब डोनेट कर दो तो वो डोनेट लगेगी, अपनी डोनेटेड आई दे दो, वो दूसरे पे हम यूज कर सकते हैं। तो अक्सर जब हम ये आंखों का दान करते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूरी आंख का डेला निकाल लेते हैं और नई आंख को लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा 1-2 बारी ट्राई हुआ है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। तो जब हम ये आई डोनेशन वाला ऑपरेशन करते हैं, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ आंख का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको काली पुतली कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ये जो ऊपर ब्लैक ब्लैक है व्हाइट के पास, एक्चुअली ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको काली पुतली कहते हैं, ठीक है, कॉर्निया कहते हैं। ये ब्लैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। ओके। इसके पीछे एक और स्ट्रक्चर है आइरिस, उसकी वजह से कलर आता है। तो आप देखो किसी का कलर काला है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, तो जो आपकी आइरिस का कलर होगा वही कलर आपकी आंख में दिखेगा। बट ये जो इसके आगे वाला स्ट्रक्चर है कॉर्निया, जिसका हम ऑपरेशन करते हैं आई डोनेशन वाले में, ये ट्रांसपेरेंट है। और आई डोनेशन में हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। तो इस सामने का जो आंख का शीशा है, इसको काट के निकाल दिया और इसकी जगह पर दूसरा शीशा या कॉर्निया लगा दिया। ओके, ये काली पुतली जो आप बोल रहे हो, हाँ, इसको निकाल दिया, सिर्फ इसको, और उसका वो पार्ट काट के वो हाँ, लगा तो दिया जो किसी ने आंख दान करी, वो दान वाली आंख में से भी सिर्फ काली पुतली को निकालेंगे, जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसकी आंख से भी सिर्फ काली पुतली को निकालेंगे और ये दान वाली पुतली को वहां पे लगा देंगे। ओके। तो पूरी आंख को बदलना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी ट्रायल फेजेस में। आपको लगता है ऐसी टेक्नोलॉजी मे बी इन फ्यूचर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मे बी वन डे, ओके। बट एज ऑफ टुडे वो नहीं कर सकते हम बचपन में छोटे थे ना, तो जैसे ऐसे आंख बंद करी, लाइट की तरफ देखा, खोला, एकदम से ये जो बीच में रहता है, पुतली के बीच में एक डॉट रहता है ब्लैक, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। प्यूपल। ये बड़ा छोटा होता है। हाँ, ये लेंस की तरह बड़ा छोटा होता है, इसका क्या रीजन होता है? नहीं, एक्चुअली प्यूपल को ना आप कैमरे के एपर्चर की तरह समझो, ठीक है। तो ये प्यूपल जो है ये रेगुलेट करता है कि आपकी आंख में कितनी लाइट जानी चाहिए। तो जब आप डार्क एरिया में बैठे हो, जहां पे लाइट कम है, ये प्यूपल साइज में बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट आंख में जाए और आप लो लाइट में भी देख पाओ। और जब आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो ये प्यूपल छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट जाए और डैमेज ना हो। तो इसको बहुत सिंपल तरीका है देखने का कि भाई आप अपने शीशे में देखो और सडनली टॉर्च मारो तो आप देखोगे वो बड़े से एकदम छोटा हो गया। गॉट इट, गॉट इट। अब थोड़ा सा ना मेजर इशू की तरफ चलते हैं जो कोविड के बाद इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ है। अगर आज नॉर्मली किसी का मोबाइल उठा के स्क्रीन टाइम देखे वो 4 घंटे 5 घंटे आता ही है, इट इज एवरेज। Yes. और ये आगे बढ़ने ही वाला, कम तो होगा नहीं है। Absolutely. एंड आई वाज शॉक्ड। मैं संडे को ना मेरा तो सारा ही काम मार्केटिंग का है, Yeah. सो कंसल्टिंग फर्म है हमारी, तो हम जितने भी कंसल्टेशन करते हैं जूम के ऊपर करते हैं। अब सारा काम डिजिटल ही है और मैंने अपना स्क्रीन टाइम देखा एंड आई वाज लाइक रियली शॉक्ड। 8 घंटे तो मेरा मीटिंग का टाइम था, उसके बाद 2-3 घंटे मैं सोचता था रिलैक्स करने के लिए मैं फोन चलाऊंगा। 10 घंटे से भी ज्यादा मेरा वॉच टाइम था। दैट इज लाइक क्रेजी। I know. मैं दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार मैं पूरे हफ्ते इतना स्क्रीन देखता यूज कर रहे हैं। हम- What is the solution to this? राइट। There ये is तो no solution. मेरा तो कोई अब तो हमारा solution नहीं हो लाइफस्टाइल ही सकता। ऐसा है। राइट। अब इसमें से क्या क्या चीजें आगे हो सकती है, इतना अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल देखते हैं, और ये तो अब मुझे लाइफस्टाइल में अपनाना भी पड़ेगा बिकॉज दिस इज माय बिजनेस। क्या See, करूँ? one question patients ask me very frequently कि डॉक्टर साहब अब हमारा टाइम तो 10 घंटे हैं, 15 घंटे हैं, क्या हमारी आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा ये लंबे समय तक स्क्रीन यूज करते हुए? ऐसा नहीं है। ओके। तो ये जो चश्मे का नंबर ओवर यूज ऑफ स्क्रीन से आता है, ये तब आता है जब आपकी एज कम होती है, डेवलपिंग एज में होते हो, Okay. 18-20 साल तक। अब जब आप
इस स्टेज पे लंबे समय तक बैठोगे तो वही प्रॉब्लम है जो हमने पहले डिस्कस करी थी, एस्थेनोपिक सिम्टम्स आएंगे, हेडेक होएगा, आई एक होएगा, आंखों में ड्राइनेस बननी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, ब्रेक्स ले लो, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल रहे हो, लेकिन जब ये रोज 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 चल रहा है तो ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हो जाती हैं, राइट। सो अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज स्टिल द सेम, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लो, 20-20, 30-30 मिनट में थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालो। स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, विजिट अ डॉक्टर, लेट हिम चेक योर आईज। ओके, जिससे हमारी आईज ड्राई ना हो इसलिए हमें ड्रॉप्स यूज करनी है देखा जाए तो। हाँ, अगर आपको ड्राइनेस फील हो रही है तो हाँ, वो रेडनेस तो हो ही जाती है इतनी देर काम करके। हाँ, तो अगर इफ यू हैव दोस सिम्टम्स देन यू कैन यूज अ ड्रॉप। ड्रॉप भी आई वुड स्टिल रिकमेंड कि डॉक्टर से मिल के ले लो, लेकिन हमारी कंट्री में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि डॉक्टर से लोग मिलते ही नहीं है। वो सीधा जाते हैं फार्मेसी के पास या अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, उससे पूछते भैया तू कौन सी डाल रहा है मुझे बता दे, या फार्मेसी वाले के पास जाते हैं यार ये आंखों के लिए ड्रॉप दे दे, मोबाइल कंप्यूटर में काम करता हूँ लाल हो जाती है। प्रॉब्लम इज फार्मेसी वाला 90% ऑफ द टाइम्स जब आप उसको बोलते हो मेरी आंख में कोई भी प्रॉब्लम है, लाली है, खुजली है, जलन है, कुछ भी हो रही है, 90% टाइम वो जो आपको दवाई देगा ना वो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन देगा। ये जो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड वाली दवाई होती है ना, एक तरह से मैजिकल दवाई है। आप उसको डालोगे इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है और आपको लगता है बढ़िया प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन इस ड्रॉप को आप विदाउट कंसल्टेशन ना डालिए, बिकॉज ये जो स्टेरॉइड इसमें डल रहा है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जब लंबे समय तक आप इस ड्रॉप को यूज करोगे तो आंख में काला मोतिया बन जाएगा, सफेद मोतिया बन जाएगा, 10 तरह की प्रॉब्लम आंख में आ जाएगी। एंटीबायोटिक को डाले जा रहे हो, जरूरत है नहीं एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, फिर जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगी आंख में तब वो ड्रॉप काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक से याद आया, क्या इससे कैंसर भी बन सकता है? एंटीबायोटिक ओवरयूज से हाँ। आई में कैंसर? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब एंटीबायोटिक अगर हम दवाई ले रहे हैं अंदर तो बॉडी में कहीं ना कहीं जाके तो वो हार्म करेगा ना? नहीं, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो बेनिफिट ही है ना आपको। हम कोई भी दवाई या कोई भी ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट को देते हैं ना, हमें पता है हर ट्रीटमेंट, हर प्रोसीजर, हर सर्जरी, हर दवाई का साइड इफेक्ट है, हर चीज का। तो जब हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हम प्रोज वर्सेस कॉन्स, बेनिफिट वर्सेस रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है तो अगर एंटीबायोटिक में साइड इफेक्ट है भी तो फिर भी हमें देना तो पड़ेगा ही ना, उसको इन्फेक्शन से तो फ्री करना ही है ना। लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं है तो अब एंटीबायोटिक डाले जा रहे हो आंख में तो बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाएगी, बॉडी अब उस एंटीबायोटिक के टुवर्ड्स काम करना बंद कर देगी। फिर किसी दिन एक्चुअल इन्फेक्शन होगी और आप वो एंटीबायोटिक डालोगे, वो काम ही नहीं करेगी क्योंकि आपने उसका इतना मिसयूज कर लिया है कि वो उसकी रेजिस्टेंस हो गई है। एक इंसान मेरे जानने वाले, आई से थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक है, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई और रेगुलर डॉक्टर के पास जाते रहे एंड वो रेगुलर डॉक्टर के पास जाते रहे और डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक देता रहा और वो लेते गए कि नॉर्मल है, ये ले लो, ये ले लो। बाद में उनको कैंसर बन गया। और एंटीबायोटिक डेफिनेटली हार्मफुल तो होती ही होंगी ना, कुछ साइड इफेक्ट होता होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के सर में दर्द हुआ, यार अनझेलेबल पेन हो रहा है मेरे, और वो डिस्प्रिन अगर ले ले उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखो, हमें ना ये समझना है कि रूट कॉज क्या है बीमारी का और सिम्टम्स क्या है। एक इंसान को बुखार आ रहा है या एक इंसान को सिर दर्द हो रहा है, अब वो पैरासिटामोल की गोली खाएगा वो ठीक हो जाएगा, कॉम्बिफ्लैम की गोली खाएगा ठीक हो जाएगा, बट उस बुखार का कारण क्या है? मलेरिया की वजह से हो रहा है, डेंगू की वजह से हो रहा है, कोविड की वजह से हो रहा है, कोई और बीमारी है बॉडी में उसकी वजह से हो रहा है। जब तक आप उस बीमारी को ठीक नहीं करोगे तब तक आप पूरी जिंदगी भी पैरासिटामोल खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो सिर दर्द हो रहा है, आपने सिर दर्द की गोली खा ली, आज तो आप ठीक हो गए, अब कल फिर सिर दर्द होगा आपका, कब तक आप वो गोली खाओगे? वो तो सिम्टोमैटिक रिलीफ है ना। अल्टीमेटली हमें ये ढूंढना है कि सिर दर्द का कारण क्या है। ब्रेन की वजह से सिर दर्द हो रहा है, आंखों की वजह से सिर दर्द हो रहा है, कोई और बीपी हाई है, मतलब क्या कारण है? और जब तक उस कारण को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक तो बॉडी नॉर्मल नहीं होगी ना। तो फिर आप पूरी जिंदगी खाते रहो पैरासिटामोल। गॉट इट। आंखों के लिए मैंने सुना है कि सनलाइट अच्छी होती है, लेकिन मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन नहीं बनना और वो सुबह उठ के सूरज की तरफ नहीं देखना।
ओके मतलब जब मैं बोल रहा था कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सन की तरफ देखना शुरू कर दो। सन की जो लाइट है बहुत ब्राइट है और डेंजरस लाइट है ये, अगर आप डायरेक्ट देखो यूवी रेज है। तो इनफैक्ट कितने सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ यूट्यूब पे सुन लिया होता है या पिक्चर देख लेते हैं, सुबह उठ के वो सूरज को देखते हैं, सामने आंखें खुल नहीं रही फिर भी देखे जा रहे हैं, और वो जो सूरज की लाइट होती है वो पर्दे को जला देती है, पर्दे में छेद कर देती है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। धूप की तरफ देखने से पर्दा खराब हो गया और उससे नजर खराब हो जाती है और फिर उसको रिकवर नहीं कर सकते हम, पूरी जिंदगी के लिए आंख के सामने काला धब्बा आ जाता है। और वो जो काला धब्बा आ जाता है लाइट देखने की वजह से, जो हमारा बर्न हो गया पर्दा, वो कभी भी किसी ऑपरेशन से कहीं सही रिकवर नहीं हो सकता, परमानेंट डैमेज है वो, परमानेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है वो सूरज को देखते खड़े होके नहीं देखना, और ऐसा नहीं है कि दोपहर वाला सूरज नहीं देखना, सुबह वाला सूरज देख सकते हो, सूरज को आपने डायरेक्टली नहीं देखना आंखों से। और कई लोग तो मैं ऐसा देखता हूँ वो ग्रहण लग रहा होता है तो कोई लोग वो कैमरे की फिल्म लगा के देखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वो थोड़ा सा वो छपड़ी वाले गॉगल्स पहन के देखना शुरू कर देते हैं, अपनी आंखों को जला लेते हैं वो, फिर वो हमारे पास आते हैं। ग्रहण से याद आया, आप बोल रहे हो कि ग्रहण में तो लाइट कम होती है आई गेस। ग्रहण में लाइट कुछ टाइम के लिए कम होगी, लेकिन इंटेंसिटी तो अभी भी वही है ना। तो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो बर्न तो अभी भी आपको हो सकता है ना। तो जब ग्रहण लग रहा है आपको वैसे लग रहा है ग्रहण लगा हुआ है, लाइट तो कम है, इंटेंसिटी तो कम है, आप देख रहे हो वो जल जाता है पर्दा। ओके सो जैसे मैंने देखा है कि सनसेट लोग देखने जाते हैं, घूमने आ रहे तो अरे वहाँ सनसेट बहुत अच्छा होता है चलो देखते हैं। हाँ, नहीं देखो ऐसा नहीं है कि हल्की सी लाइट है आपने कुछ सेकंड्स के लिए देख लिया, ब्राइट लाइट थोड़ा सा कुछ सेकंड का देखोगे तो डैमेज होगा, कम ब्राइट लाइट है थोड़ा ज्यादा समय तक देखोगे तो डैमेज होगा। हाँ बिल्कुल ही सेटिंग सन है भाई, लाइट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, वो उससे आप वो तो आ नहीं रही, आपकी रेस तो आ नहीं रही, बस एक सामने से आपको ऑरेंज सा एक गोल्डन सा वो दिख रहा है सन, वो नहीं इतना डैमेज करेगा। ओके लाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बट अगर देखा जाए यूवी रेज अगर दिन में देखे तो वो तो हर जगह होती है। अगर मैं आसमान की तरफ भी देखूँ तो भी यूवी रेज तो मेरी आंखों में लगी रही है, तो क्या मैं आसमान में भी नहीं देख सकता? आसमान में देखो, डायरेक्ट सन की तरफ मत देखो। ओके भाई आसमान ब्लू है, आप लेटे हुए आसमान पे देख रहे हो, फिर थोड़ी डैमेज हो रहा है, बिकॉज वो जो यूवी लाइट आ रही है वो डायरेक्ट नहीं आ रही, वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। जो डायरेक्ट लाइट जा रही है ना आपको, जो हार्मफुल वाली लाइट है वो डैमेज करेगी, इंटेंस लाइट। और जो हमारे स्क्रीन और लैपटॉप से लाइट निकलती है वो कौन सी लाइट होती है? वो भी अपनी ब्लू लाइट है, ब्लू रे लाइट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती है? अगर हाई इंटेंसिटी में हो तो यस, लेकिन जो मोबाइल फोन कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकल रही है, जिसके लिए ब्लू लाइट फिल्टर को बनाया गया था, दैट हैज एब्सोल्यूट नो रोल, मिथ है। मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से जो ब्लू लाइट निकल रही है ना, उसकी इंटेंसिटी इतनी लो है कि वो आपकी आंखों को डैमेज नहीं कर सकती। बट अभी मैंने रिसेंटली एक चश्मा लिया है, मेरे ऑफिस में लोग चश्मा लगाते हैं, ब्लू लाइट बनवा लेते हैं। हाँ ब्लू वाला जो होता है उसमें क्यों बनवाते हो ब्लू लाइट? क्या बोलते हैं वो कि ब्लू लाइट बनवा लो जब आप खरीदने जाते हो लेंस कार्ट में? हाँ अब मैं पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। फिर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बस्ट करता हूँ। हाँ बस्ट करना जरूरी है कि ऐसा होता है कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा कि अगर आप कंप्यूटर पे बैठ रहे हो तो आपकी आंख पे स्टेन पड़ता है और पेन होता है। दिस इज कॉमन कि लोग इतनी देर काम करेंगे, ड्राई आइज होगी तो इरिटेशन होगी और वो पेन हो जाएगा उनको। तो वो क्या कहते हैं, उसकी जगह ना वो ब्लू वाला लेंस लगाओ, उससे वो जो हार्मफुल रेज होती है वो कट जाती है और आपकी आंखें सही रहती है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी उन्होंने लगाया है। यस, एंड स्पेशली क्या होता है जब आप ये एड्स देखते हो तो यूजुअली यू आर स्क्रोलिंग थ्रू योर मोबाइल्स, आपकी आंखें वैसे भी थक रही होती हैं एंड यू हैव दिस एड व्हिच लुक्स वेरी मोटिवेटिंग एंड यू टेंड टू गो एंड बाय ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस। सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि अगर आप ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा ये सोच के ले रहे हो कि आपकी आंखों में स्ट्रेन कम बनेगा, ये मिथ है, बिल्कुल गलत चीज है। आंखों में स्ट्रेन क्यों बन रहा है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम नियर देखते हैं मसल्स काम करती हैं, मसल्स थकेंगी तो आंखों में स्ट्रेन बनेगा, ब्लिंक कम कर रहे हैं आंखें ड्राई होंगी, आंखों में स्ट्रेन बनेगा। तो ये जो ब्लू लाइट फिल्टर आपने लगा लिया, इसका स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
फिर हमने ये डिस्कस करा कि क्या ब्लू लाइट से आंखें डैमेज होती हैं। यस, जो सनलाइट से ब्लू लाइट निकल रही है उनसे आंखें डैमेज हो सकती हैं, लेकिन मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकल रही है उससे आंखें डैमेज नहीं होती। तो अगेन इस फिल्टर का कोई रोल नहीं है। मैं बताता हूँ एक्चुअली ब्लू लाइट का रोल क्या है हमारी बॉडी में। सी ब्लू लाइट जो है ना हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम कंट्रोल करती है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। ओके। तो जब आप सुबह उठते हो, सनराइज होता है, हवा में सनलाइट आई, सनलाइट में ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी में फुर्ती आती है। और जब शाम का टाइम हो जाता है, सन सेट हो जाता है, ब्लू लाइट एनवायरनमेंट में कम हो गई, अब हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ता है और आपको नींद आने लगती है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब रात के समय लंबे टाइम तक आप ये मोबाइल कंप्यूटर यूज करते रहते हो तो इससे भी ब्लू लाइट निकल रही है, और ये जो ब्लू लाइट आपकी आंख में जा रही है तो आपके ब्रेन को एक फॉल्स सिग्नल मिल रहा है कि भाई अभी भी ब्लू लाइट दिख रही है तो अभी भी दिन है तो और उसकी रात को लोगों को नींद नहीं आती, अक्सर लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। सिर्फ इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा काम करेगा। इसके अलावा ब्लू लाइट फिल्टर का कोई रोल नहीं है। और ये भी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि आजकल हम सबके स्क्रीन्स में, मोबाइल लैपटॉप्स में वो ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर है, आई शील्ड कहते हैं, आई प्रोटेक्शन, आई कंफर्ट वाले सॉफ्टवेयर हैं, उसको ऑन करो तो स्क्रीन आपकी येलो सी हो जाती है। सो आज की डेट में ब्लू लाइट का अब कोई रोल रहा ही नहीं। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं कि अगर आपको मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में काम करते हुए आंखों में स्ट्रेन कम करना है और उसके लिए आप सोच रहे हो कि आपको चश्मा पहनना है, तो आपको बेसिकली कंप्यूटर ग्लासेस पहनने हैं। कंप्यूटर ग्लासेस में क्या होता है, एक वीक प्लस पावर होती है, प्लस 0.25 की पावर होती है, तो वो आपकी मसल्स पे स्ट्रेन कम पड़ने देता है। मतलब क्या, सपोज मैंने ये बॉटल उठा ली, अब अभी मैंने बॉटल उठाई, सब कुछ बढ़िया है, कुछ टाइम मेरा हाथ थक जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने बॉटल उठा के मैंने हल्का सा सपोर्ट दे दिया, अब मैं ज्यादा देर तक पकड़ सकता हूँ इस बॉटल को। तो सेम जब आप प्लस 0.25 का पावर लगा लेते हो आंख में, तो हमारी मसल्स को कम काम करना पड़ता है क्योंकि वो जो चश्मा है वो उनको सपोर्ट दे देता है और अब लंबे समय तक थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हो जाता है स्क्रीन कंफर्ट। बट ये ब्लू लाइट की जो मिथ है ना, इसको मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेट हो गई है एडवर्टाइज कर करके। इट मीन्स इट्स अ फॉल्स मार्केट, इट्स अ फॉल्स मार्केटिंग। मैंने मास्टरमाइंड ज्वाइन किया था, तो आई एम अ मार्केटर बेसिकली, तो वी डील इन हाई टिकट कंसल्टिंग। तो वहाँ पे जितने भी सारे लोग आते हैं सारे लाइक माइंडेड आते हैं, एवरीबडी इज एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। एंड वहाँ पे लाइट के बारे में बहुत बातें हो रही थी कि जब दिन है तो आपको वाइट लाइट नहीं रखनी चाहिए अपने ऑफिस में इवन। ओके। एंड जब रात हो जाती है तो वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोई लाइट नहीं रखते हैं, वो कैंडल लाइट जलाते हैं अपने घर में। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? पता नहीं, ये तो नॉन साइंटिफिक बात है। ओके, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब अंधेरे रूम में कैंडल लाइट से आपको लग रहा है कि आपकी विजन में कोई फायदा हो जाएगा? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द विजन। उन्होंने बोला है कि जैसे व्हाइट लाइट हार्मफुल रहती है अगर देख जाए, मतलब ट्राइंग टू लिव विद नेचर कि जब सनराइज हो तो लाइट ऑन करो, सनसेट हो तो लाइट ऑफ कर दो। राइट। और अगर आपको जलानी हो तो कैंडल लाइट, उससे कुछ ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। मे बी अ साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट कैन कमेंट बेटर। ओके, आई में कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों का। ओके ओके, ठीक है। और मैंने ना एक दो चीजें और सुनी है, लोग आजकल एक मास्क लेके केस होता है, वो रेड कलर की लाइट निकलती है उसमें, वो क्या चीज है? अच्छा वो ना बेसिकली ड्राई आइज की ट्रीटमेंट के लिए एक चीज है, लेकिन ये जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हो गया ना ये मास्क वगैरह, इनका कोई रोल नहीं है। Okay. तो इसमें क्या होता है, हम भी यूज करते हैं, IR थेरेपीज होती हैं या IPL थेरेपीज होती हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी आंखों में ड्राइनेस आती है तो एक स्पेसिफिक तरह की ड्राइनेस है जिसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आई या MGD, मेबोनियन ग्लैंड डिसफंक्शन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे आंसू के ऊपर एक
ऑयल की लेयर होती है, ओके लिपिड की लेयर होती है। हमारे जो टीयर्स बन रहे हैं आंख में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी है, वो पानी के ऊपर एक ऑयल की लेयर है। वो ऑयल की लेयर जो है वो थोड़ा सा प्रिवेंट करती है कि हमारे आंसू जल्दी जल्दी सूखे ना। भाई आपने एक कटोरी ऐसे रख दी पानी भर के, एक कटोरी में आपने पानी में थोड़ा सा तेल डाल दिया, तो तेल वाला जल्दी नहीं सूखेगा, कम जल्दी इवेपोरेट होगा, नॉर्मल पानी वाला जल्दी सूख जाएगा। तो कुछ लोगों में ये ऑयल की लेयर कम हो जाती है, तो हमें इसको थोड़ा दोबारा रीगेन करना होता है। उसके लिए हम ये थेरेपीज देते हैं कि हम वो स्पेशल तरह का मास्क लगा देते हैं, वो आंखों की लिड्स को हीट करता है, क्योंकि यहीं पे हमारे वो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा हीटिंग करता है और थोड़ा सा हम लोग मसाज कर सकते हैं, तो वो ऑयल वापस आ जाता है टीयर्स में और कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगेन ये आपको ऐसा नहीं है कि बस आपने मास्क खरीद लिया अमेजोन से या किसी ओवर द काउंटर खरीद लिया और आपने घर पे करना शुरू कर दिया। मतलब एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग ना, यू शुड डू इट इन कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर, क्योंकि जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है ना, ये मतलब लॉन्ग रन में आपको एक्चुअली हार्म ही करेगा। ओके जैसे ड्राई आइज के बारे में आता है कि उससे होता क्या है कि आंखें में जैसे इचिंग होती है तो बोलते हैं कि टीयर्स जो होता है वो लेने चाहिए। नहीं, देखो आंखों में इचिंग तो हजारों कारण से हो सकती है, मतलब ड्राई आई की वजह से हो रही है थोड़ी बहुत। तो एक तो ड्रॉप आती है, क्या नाम था उसका, फ्रेश करके टीजी करके आती है, रिफ्रेश टीयर्स करके आती है, आई टोन करके भी आती है, इससे ठंडा ठंडा लगता है आंखों में। आई टोन वो आयुर्वेदिक वाली, होम्योपैथिक वाली? नहीं, उसका ग्रीन कलर का ढक्कन सा रहता है। आई कूल आई गेस, उससे ठंडा ठंडा लगता है वो, जिससे आंखें थोड़ी सी साफ भी हो जाती हैं, सफेद हो जाती हैं। आई गेस या ओके, वो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? नहीं, आई कूल जो है ना, बेसिकली ये जो ड्रॉप है इसमें एक दवाई होती है जिसको हम कहते हैं नेफाजोलिन, और एक और दवाई होती है जिसको कहते हैं फिनाइलेफ्रिन। तो ये जब आप दवाई डालते हो, थोड़ा सा इसमें कैस्टर भी डाल देते हैं उससे जो आपको ठंडा लगता है, थोड़ा लुब्रिकेंट डाल देते हैं। ये जो दवाई है ना बेसिकली एक डीकंजेस्टेंट ड्रॉप है, तो अगर आपकी आंखें थोड़ी सी लाल सी हो रही हैं, आप उनको डाल लो तो आंखें थोड़ी साफ सी हो जाती है। एंड इसमें माइल्ड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो माइल्ड प्रॉब्लम्स के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इस ड्रॉप का मैं एक्चुअल देखता हूँ मिसयूज ही हो रहा है। तो कौन इनको यूज कर रहा है? एक्टर्स यूज करते हैं, थोड़ा सा आंख में डाल लेते हैं, आंखें थोड़ी चमक जाती हैं। कॉस्मेटिक पर्पस के लिए लोग यूज कर रहे हैं, या कुछ लोग जो थोड़ा बहुत ड्रग्स वगैरह करते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो यूज कर लेते हैं। एंड हम लोग देते हैं इस ड्रॉप को जब थोड़ा सा माइल्ड एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही होती है। और मेजर अगर एलर्जी हो गई तो हमारे पास और बेटर ड्रॉप्स हैं। बहुत ज्यादा एलर्जी होगी तो स्टेरॉइड वाली ड्रॉप्स चलती हैं। गॉट इट। अब मेजर चीज पे आता है एक मोतियाबिंद। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आंखों की। हाँ, इवन मेरे पापा को भी हुआ था। सबको होना है, आपको भी होना है, मुझे भी होना है, कोई नहीं बच सकता। क्यों भाई? मोतियाबिंद जो है एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ, अगर एक इंसान अपना पूरा लाइफ जिएगा तो हर इंसान की आंख में मोतियाबिंद आना है। जैसे एक सर्टेन उम्र के बाद हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, ऐसी एक सर्टेन स्टेज के बाद हमारी आंखों का जो लेंस है, जो ऊपर वाले ने शीशे की तरह साफ बनाया है, वो सफेद हो जाएगा। और जब ये सफेद हो जाएगा तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं। ओके, और वो सफेद क्यों होता है? हमारी बॉडी में एज के साथ जो प्रोटीन्स है लेंस के, वो चेंज होते हैं और वो अपनी ट्रांसपेरेंसी, क्लम्प हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। और ये तो ऑपरेट हो सकता है ना? हाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन 5-10 मिनट का ऑपरेशन होता है। आजकल के मोतियाबिंद ऑपरेशन इतने एडवांस हो गए हैं कि इनमें कोई दर्द इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी नहीं होता। और आजकल हम ऑपरेशन इस तरह से करते हैं कि जब हम एक इंसान के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो मोतियाबिंद तो ठीक कर ही देते हैं, साथ ही ऑपरेशन के चश्मे भी हटा देते हैं। मतलब तो उसके साथ ही हो जाता है। तो ऑपरेशन के बाद वो इंसान एक तरह से 18 साल जैसे दोबारा देख सकता है, बिना चश्मे के, दूर का पास का सब दिख सकता है। कितने एडवांस हो गए ऑपरेशन। तो थोड़ा सा फिर भी हमारा कंट्री जो है ये ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसका कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मोतियाबिंद के पेशेंट हैं जो अपना इलाज ही नहीं करा पा रहे। क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। तो आज की डेट में हमें 1.5 लाख आई डॉक्टर्स चाहिए हमारे देश का बर्डन संभालने के लिए, बट हमारी कंट्री में सिर्फ 26-27 हज़ार आई डॉक्टर्स हैं। तो इतनी कमी है कि हमारा देश जो है ये ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मोतियाबिंद जैसी बीमारी से जिसका 5 मिनट में ऑपरेशन करके आप ठीक कर सकते हो, वो भी नहीं हम कर पा रहे। ओके, 5 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है? 5 मिनट का ऑपरेशन है, 5 से 10 मिनट का। तो उस ऑपरेशन में क्या होता है? आंखें काटी जाती हैं, क्या होता है? वेल, आजकल तो लेजर से होते हैं ऑपरेशन। जो पहले ऑपरेशन होते थे उसमें बड़े बड़े कट मारे जाते थे। एक बार ना इसको थोड़ा सा डीप लेके चलेंगे, क्योंकि
टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आपने बोला 5 मिनट, जैसे मैंने अपने दादा को देखा, दादी को देखा। स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाँ। तो क्या होता था, जो पुराने ऑपरेशंस थे वो बहुत क्रूड ऑपरेशंस थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, आंख में एक बड़ा सा कट मारते थे। जो लेंस सफेद हो गया उसको निकाल लिया, उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दिया। और ये कट कहाँ पे होगा? ये कट होता है जो आपका काला हिस्सा है ना, कॉर्निया, हाँ, इसके ऊपर लिम्बल एरिया में लगता है। ये इस टाइप पे क्या? हाँ, तो जैसे ये आप देख रहे हो काला हिस्सा है, हाँ, बस काले हिस्से के बिल्कुल ऊपर कट मार दो। ओके, ठीक है। और जो पहले ऑपरेशन होते थे बहुत बड़ा कट होता था, जैसे मान लो ये काली पुतली है तो इतना बड़ा कट मारना है आपने, उसमें इतना बड़ा कट मारते थे। अंदर जो लेंस सफेद हो गया उसको निकाल लेते थे साबुत का साबुत, और वहां पे एक नया लेंस डाल देते थे और उस कट को 5-6 टांके लगा के बंद कर देते थे। टांके लगते थे? टांके आंख के ऊपर टांके, और स्टील के टांके होते थे, स्टील वायर के। वायर के? तो आंखें कैसे बंद करता होगा इंसान? करता था बंद, पेशेंट क्या करे, चुभन वगैरह होती थी, पर क्या करे, ऑपरेशन तो कराना ही है, देखना तो है ही, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो अंधे हो जाओगे। इससे अगर वो वायर के लग रहे हैं, स्टील के लग रहे हैं, तो वो तो इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, बार बार इचिंग, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन मिलती थी हमें उस टाइम पे। बट एनीवेज, ये सब चीजें होगी पुरानी। आज के जो ऑपरेशन होते हैं वो हम लोग लेजर से करते हैं आज की डेट में। डॉक्टर, एक और चीज आनी है। हाँ। जब आप लेंस निकालते हो वो मटेरियल क्या होता है और क्या डालते हो अंदर, क्या मटेरियल डालते हो? तो जो लेंस निकला वो तो आपका नेचुरल लेंस है, प्रोटीन्स वगैरह जो अलग अलग चीजों का बना हुआ है। जो लेंस हम डालते हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के अवेलेबल है। एक मटेरियल है PMMA, एक मटेरियल है एक्रेलिक, अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो हर मटेरियल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा डालना होता है। ओके, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि जो आज के हमारे ऑपरेशन है मोतियाबिंद के, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो आज की डेट में ऑपरेशन लेजर से हो रहा है, और आज की डेट का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। आंख में ड्रॉप डाल के 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन कर दिया जाता है। ड्रॉप डाली, आंख में ड्रॉप डाली, 10 मिनट के लिए आंख सुन हो गई, उतने में आपने ऑपरेशन भी कर दिया। और इतने बढ़िया ऑपरेशन है, आज ऑपरेशन करा, कल से दिखना शुरू, 2-3 दिन का परहेज ले लो कि आंख में धूल मिट्टी पानी वानी ना आ जाए, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। अब आप एक नॉर्मल लाइफ जीना दोबारा शुरू कर दो। चलिए इस लेजर के ऊपर चलते हैं थोड़ा डिटेल में। हम ना को काट रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, नहीं, ब्लेड लेस है, ब्लेड लेस है, कट लेस नहीं है। ओके, दैट मीन्स जो ओपनिंग बन रही है वो लेजर बना रहा है। अभी तक जो हम ओपनिंग बना रहे थे वो हम हाथों से ब्लेड से काट के बनाते थे। ओके, तो जो एक लेजर ओपनिंग बना सकता है उसकी क्वालिटी कई गुना बेटर होती है जो एक हाथ से आप बनाते हो। ओके, भाई अगर एक मशीन सर्कल बना दिया है तो बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी ना। हाथ एक सर्कल बनाया तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना वो सर्कल। तो जब से हम अब मशीन डिपेंडेंट हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंडेंट हो गए हैं, तब से हमारे मोतियाबिंद के रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। ओके, अब जो लेजर होता है, लेजर तो एक लाइट हो गई, Yes. तो डेफिनेटली वो जलाता होगा अंदर जाके। मैं बताता हूँ काम कैसे करता है। तो ये जो नए वाला मोतियाबिंद का ऑपरेशन है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेमटो लेजर से करते हैं, अब ये होता कैसे है। तो सबसे पहले उस पेशेंट को एक लेजर वाली मशीन में लिटाया जाता है। ठीक है, उस लेजर को पेशेंट की आंख के ऊपर डाला जाता है, और ये लेजर क्या करता है, जो अंदर मोतियाबिंद है इसको घोल देता है, घोल के एक तरह से पानी जैसा बना देता है। सॉफ्ट कर दिया, कप बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, सॉफ्ट कर दिया, घोल दिया उसको। फिर हम क्या करते हैं, एक पतली सी ट्यूब से अंदर जाते हैं, पतले से इंस्ट्रूमेंट से, और इस घोले हुए मोतियाबिंद को सक्शन से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मोतियाबिंद आपकी आंख से बाहर निकल गया। अब वही जो पतली सी ट्यूब है उसमें एक लेंस होता है जो रोल्ड होता है, उससे उस लेंस को डाल देते हैं, वो अंदर जाके खुल जाता है। सो एक छोटे से 2 मिलीमीटर से हमने पूरे आंख का ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन में किसी टांके की जरूरत भी नहीं है, ना किसी इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। अब जब कट लग रहा है तो उससे हील होने में समय लगता होगा। हाँ देखो, बड़ा कट मारेंगे तो हील होने में लंबा टाइम लगेगा,
छोटा सा कट मार दिया मैंने 1-2 मिलीमीटर का, वो तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट हील हो जाता है। तो आज ऑपरेशन करते हैं, अगले दिन तक आंख ऑलमोस्ट हील होती है, हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। सपोज कीजिए कि मुझे मोतियाबिंद है और मेरी आई साइड भी वीक है, इन दोनों के ऑपरेशन अलग अलग तरीके से होते हैं, सेम आजकल तरीके? एक ही से कर देते हैं ना। सी, मोतियाबिंद में मुझे पता है कि मैंने आंख में एक आर्टिफिशियल लेंस डालना है, मोतियाबिंद वाला लेंस निकालूंगा, नया लेंस डाल दूंगा। अब उस नए लेंस की पावर मैं आज की डेट में ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपके सारे चश्मे की पावर भी उसमें आ जाए। ठीक है, मान लो एक बहुत लेमैन एग्जांपल देता हूं, मान लो एक नॉर्मल इंसान की आंख में 24 नंबर का लेंस डलना था। अब मान लो आपकी आंख में चश्मे का नंबर है, तो मैं देख रहा हूँ 24 की जगह अगर मैं 27 का लेंस डालूं तो वो सारा नंबर इसी में आ जाएगा और बाहर से आपको पहनना नहीं पड़ेगा। 27 का लेंस डाल दिया मैंने आपकी आंख में, सारी पावर आंख के अंदर है, बाहर से आप इंडिपेंडेंट हो। सो इट मीन्स कि वी से आजकल मोतियाबिंद सर्जरी इज ऑल्सो अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कि मोतियाबिंद को तो ठीक करेंगे आपका, साथ में चश्मा भी हटा देंगे। ठीक है, मैंने मान ली ये सारी चीज़ आपकी। अब एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेटा हुआ है, आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो, तो लेज़र तो एक जगह चलने वाला है, और उसकी आंख इधर उधर घूम गई तो हो गया काम उसका। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ के लेज़र में बनाई हुई है। वी अंडरस्टैंड कि आंख है, पेशेंट घबराएगा तो हिलेगा, तो ये लेज़र जो है ना, ये सक्शन से आंख को पकड़ लेता है। ओके। तो जिस टाइम के लिए लेज़र आ रहा है उस टाइम के लिए मशीन ने आंख को पकड़ा हुआ है, तो अगर आप हिलाने की कोशिश भी करते हो तो आंख हिल नहीं सकती। गॉट इट। ठीक है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है ना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लेज़र के भी कुछ ना कुछ वो होंगे साइड इफेक्ट। कौन से लेज़र के? चश्मा हटाने के कि कैटरेक्ट वाले के? दोनों के। नहीं, देखो, हर वी से कि एवरी मेडिकल प्रोसीजर विल कम विद अ मेडिकल रिस्क। गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट खतरा है ना, यहाँ बैठे हम अर्थक्वेक आ गया, छत गिरने खतरा, वो है खतरा, लेकिन अब ये जो खतरा है ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर भी कुछ साइड इफेक्ट्स तो पेशेंट को बनेंगे। सर्जरी तो हुई है ना आंख में, तो कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स बनते हैं कि सर्जरी के बाद एकदम से थोड़ा सा दर्द हो सकता है, हमने आपकी आंखों का सिस्टम चेंज करा है, सर भारी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आंख में थोड़ा बहुत लाली हो सकती है, पानी हो सकता है, चुभन हो सकती है, जलन हो सकती है। ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो 2-4 दिन में जैसे जैसे आपकी आंख हील होती है वो ठीक हो जाते हैं। ओके। ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आंखों में थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकता है, तो अगर ड्राइनेस आ गए तो 2-3 महीने आपको थोड़ा सा ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोसीजर्स बहुत ही स्मूथ होते हैं। आपने मैक्सिमम ऑपरेशन आज तक कितना फास्ट किया, कितनी देर में किया है? वेल, मेरी जो मेन स्पेशलिटी है ना वो चश्मा हटाने की है। सो चश्मा हटाने का तो पेपर रिकॉर्ड भी है, इंडियन रिकॉर्ड, फास्टेस्ट स्पेक्स रिमूवल सर्जरी डन इन 1 minute 21 seconds। 21 सेकंड में ऑपरेशन? 1 minute 21 seconds। अच्छा। या बिकॉज ये चश्मा हटाने के ऑपरेशन है एक्चुअली बहुत छोटे ऑपरेशन है, 5 मिनट का ऑपरेशन होता है। मोतियाबिंद कंपेयर टू दोस्त थोड़ा सा लंबा होता है। ओके, गॉट इट। अब ये ऑपरेशन डेफिनेटली इतनी हाई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज भी हो रही है, इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती होगी। कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, मशीन्स की कॉस्ट करीब 20-20 करोड़ 15-15 करोड़ की आती है ये सब मशीनें। दैट इज़ वाई ये सब टेक्नोलॉजी जो है बहुत लिमिटेड सेंटर्स में अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। जैसे अभी एक चश्मा हटाने की मशीन आई है वेवलाइट प्लस करके, तो उसकी बस एक ही मशीन है अभी हमारे पास ऑल ओवर इंडिया, और कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट करना, अवेलेबल कराना, ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। गॉट इट। तो थोड़ा सा ऑपरेशन की कॉस्ट के ऊपर आ सकते हैं, लेजर का क्या ट्रीटमेंट होता है? सी, अगर आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहते हो तो आज की डेट में तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री भी होता है। कितने सारे गवर्नमेंट कैंप्स हैं, कितनी सारी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, या आजकल लोगों के पास इंश्योरेंसेज होती हैं, TPAs होते हैं, मेडिक्लेम वगैरह होते हैं, तो ऑपरेशन तो आपका फ्री में भी हो सकता है, राइट? फ्री में मैंने सुना है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है नहीं, क्लेम प्रॉब्लम लेने में या किसी भी चीज़ में। प्रॉब्लम तो किसी भी सर्जरी में आ सकती है। अगर फ्री में भी डिपेंड करता है आप कौन से सेगमेंट में जा रहे हो। मान लो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हो, एम्स में चले जाते हो, गुरु नानक आई सेंटर में चले जाते हो, तो वहाँ पे तो फ्री ऑपरेशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे जाके भर्ती हो जाओ, आपका 2-4 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो फ्री ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिक टेक्नोलॉजी से होते हैं और उसमें बेसिक लेंस डाला जाता है। ठीक। आजकल लेंसेज एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है,
तो अगर कोई बिल्कुल बेस्ट सर्जरी कराना चाहता है, जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि सबसे बेस्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन सा है, तो आपने लेजर वाला ऑपरेशन कराया और जो लेंस है वो आजकल ईडॉफ कैटेगरी के लेंसेज आ गए हैं, जैसे विविटी करके लेंस है, प्योर सी करके लेंस है, ये प्रीमियम लेंसेज हैं। तो अगर इन प्रीमियम लेंसेज के साथ आप बेस्ट क्वालिटी सर्जरी चूज करते हो तो यू एक्सपेक्ट आपका खर्चा करीब 1.5 लाख के करीब पहुंचेगा एक आंख का। ओके बट ऐसा नहीं है कि सबको वो करानी है, क्योंकि जितना हम प्रीमियम जाते जा रहे हैं बेसिकली हमारा पर्पस होता है कि पेशेंट की नजर की क्वालिटी और चश्मे से इंडिपेंडेंस दिलाओ। तो फ्री वाले ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी, फ्री वाले ऑपरेशन बस आपकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, चश्मा पहनना पड़ेगा, थोड़े से लेंस जो है वो लोकल लेंस डलते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी पेशेंट्स करा रहे हैं। एक और चीज़ मुझे बहुत क्यूरियस कर रही है जानने के लिए कि जैसे हमने जो आपने बताया था कि लेंस हमने निकाला वो प्रोटीन का बना होता है, जो आप लेंस डालते हो वो किस चीज़ का बना होता है? मैंने बताया ना, एक तो PMMA मटेरियल है, एक्रिलिक मटेरियल है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, अलग अलग टाइप के मटेरियल है लेंसेज के। इनकी लाइफ कितनी होती है? फॉरएवर, 100 years, वाह। डिजाइन टू बी इन योर आई फॉरएवर। और बट वो ये डलता है यूजली 60-70 साल की एज में, बिकॉज मोतियाबिंद बेसिकली ओल्ड एज प्रॉब्लम है ना। ऐसा नहीं है ओल्ड एज में ही आती है, यंग बच्चों को भी हो सकती है। यंगेस्ट बच्चा मैंने ऑपरेट करा था मोतियाबिंद के लिए, 3 महीने का बच्चा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बाय बर्थ भी हो सकती है, बच्चा मोतियाबिंद के साथ ही पैदा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। बट एनी विच वे ये यूजुअली 90% लोगों का ये 60-70 में आता है, और उस टाइम पे जब हम लेंस डलाते हैं तो एक तरह से पूरी लाइफ के लिए चलता है। और अगर देखा जाए कि जिसको मोतियाबिंद नहीं है उसका ऑपरेशन अगर हम कर दे, जिसकी आई साइड वीक है और वो वाला ऑपरेशन कर दे तो उसको RLE कहते हैं। ओके मान लो एक इंसान की उम्र 45 साल है, अभी आंख में मोतियाबिंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन आंख में चश्मे का नंबर है, और हमें ये भी पता है कि कुछ टाइम बाद मोतियाबिंद आ जाएगा, तो ये सेम मोतियाबिंद वाला ऑपरेशन हम कर सकते हैं अगर आंख में मोतियाबिंद ना भी हो, सिर्फ आंख के लेंस को निकाल के दूसरा लेंस डाल दिया, तो इसको कहते हैं RLE, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। और ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है कि अगर 40 के ऊपर किसी को चश्मा हटवाना है तो ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि RLE टेक्नोलॉजी से हटाओ, ताकि उस पेशेंट का चश्मा भी हटा दो और आगे जाके उसको मोतियाबिंद ऑपरेशन की जरूरत भी ना पड़े। और अब जो आपने चश्मा हटा दी वो पूरी लाइफ के लिए आपका फिक्स हो गया। गॉट इट। और ये जो चश्मा हटता है उनकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी होंगी ना, जैसे उनको पहले दिखता था बिना चश्मे के। भाई अब ये इमेजिन किसी की आंख में 4-5 का नंबर है, या और हाई नंबर है, मान लो 15-20 है, या ऐसे भी पेशेंट जिनकी आंख में 30 का नंबर है। 30 भी तो होता है? वो भी एक लिम्का रिकॉर्ड हमने बनाया है कि 32 नंबर हमने करेक्ट किया था, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। वाह। सो नंबर्स कैन बी एनीवेयर बिटवीन आधे से लेके 30-32 तक हो सकता है। तो कुछ दिखता ही नहीं होगा। सो आप जस्ट इमेजिन उस पर्सन की क्या प्लाइट होती होगी, किसी की आंख में 20-30 का नंबर है, तो बिना चश्मे के तो वो एक तरह से अंधा है। मतलब अगर उसका चश्मा ले लो तो सामने कौन खड़ा है वो ये भी नहीं पहचान सकता कि मेरे फादर मदर कौन खड़ा है। तो जब ऐसे लेवल पे हम चश्मा हटाते हैं तो उस पेशेंट के लिए तो एक लाइफस्टाइल, मतलब लाइफ यू टर्न हो जाती है, उसने तो नई जिंदगी मिल गई उसको। लेकिन जब छोटे नंबर्स भी हैं, मान लो 3 का नंबर है, 5 का नंबर है, ये भी तो आपका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल हैंडीकैप है ना। मतलब मान लो किसी की आंख में 4 का नंबर है, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता, जिमिंग करते हुए उसको बांधना पड़ता है, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलनी है, नहीं खेल सकता, तो एक लाइफस्टाइल हिंड्रेंस तो है ही ना। तो आज की डेट में चश्मा सिर्फ वो लोग नहीं हटा रहे जो शौक के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं, कॉस्मेटिक रीजंस। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और कितने सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मान लो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पुलिस है, SSC है, JD, CPO, रेलवे, NTPC, PSU की जॉब्स है, यहाँ पे चश्मा अलाउड नहीं है। अब आपने मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, पढ़ाई कर ली, अब आपका चश्मा आना तो आपके हाथ में था नहीं। तो कितने सारे बच्चे इस चीज़ों के लिए आते हैं कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल क्लियर करना है, हमें अपना चश्मा हटाना है। तो ब्रॉडली ये 3-4 रीजंस होते हैं लोगों के चश्मा हटाने के लिए। गॉट इट। जो आपने 32, 33 या जो भी आपने चश्मा हटाया था, वो कितने दिन में देखना स्टार्ट कर दिया था? अगले दिन। उसका क्या एक्सप्रेशन था जब देखा था उसको? बस अगले दिन तो वो शॉक में थी पहले तो, फिर हमने बोला कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया। उस वीडियो में उसने जो बोला कि भाई मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई थी, मतलब मैं तो गिव अप कर दिया था, मैं डिप्रेशन में थी, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को तो एक नई जिंदगी मिल गई है। आज पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पाऊंगी, अभी तक तो मैं क्या लाइफ जी रही थी, कुछ और ही थी। वो बहुत सेटिस्फैक्टरी रहता होगा ना, मतलब उस पेशेंट के लिए तो एक अलग ही, मतलब वो पेशेंट तो डॉक्टर भगवान मान लेता है कि इसने तो कुछ अलग ही कर दिया मेरे लिए।
आपका कैसे इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर? ऑप्थेमोलॉजी का बचपन से, बिकॉज आई एम सेकेंड जनरेशन ऑप्थेमोलॉजिस्ट इन द फैमिली. माय फादर इज आल्सो एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट. सो बचपन से उसी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ, वही टर्म सुने हैं, वही चीजें देखी हैं, तो जनरली ये सब देखते देखते इंटरेस्ट आ जाता है. आपके फादर भी डॉक्टर है? आई डॉक्टर ओनली. और आपकी मदर? मदर इज आल्सो डॉक्टर, बट शी इज इनटू मेडिसिन. वो आई में नहीं है. ओके, तो मतलब पूरी फैमिली होल फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. इनफैक्ट माय ताऊ जी, दादाजी, एवरीबॉडी, द होल सिस्टम. वो तो फिर आपके अंदर आना ही था. ऑलराइट. सो एक बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को जिनका काम डिजिटली नहीं है, जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी वॉच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है स्क्रीन का. एक नॉर्मल इंसान को कितने टाइम मोबाइल आप रिकमेंड करते हो कि इतने टाइम आप यूज? 2 से 3 घंटे. ओके, 2 से 3 घंटे. पर कर सकते हैं ऐसा? ऐसा कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. रिकमेंडेशन डोंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड. बट ठीक है, वी से यूज इट, मतलब जस्ट डू योर इंपॉर्टेंट वर्क. अगर आपका काम में 10 घंटे लग जाता है तो क्विट एंटरटेनमेंट, गो विद सम अदर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट मोबाइल पे चल रहा है, काम भी मोबाइल पे चल रहा है, तो आंखें तो खराब होंगी ना. गॉट इट. थोड़ा सा ना आई की हेल्थ के बारे में बात कर लेता है कि एक कंटिन्यूअस रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए. जैसे अभी हम मेडिकेशन के ऊपर भी आएंगे. एक दवाई है जो बहुत फेमस है मार्केट के अंदर, दृष्टि. हाँ, उस पे तो पतंजलि, वो तो बाबा जी ने अपोलोजाइज नहीं कर लिया न्यूज़पेपर में कि हमने गलत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दी थी, हम विड्रॉ कर रहे हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट्स. ऐसा है क्या? क्या हुआ था, IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने पतंजलि पे केस डाला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं. लोगों को बोला जा रहा है कि आप ये खा लो तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये वाली दवाई खा लो या ये मेरा प्रोडक्ट यूज कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. ऐसी आई में भी जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो दृष्टि वाली ड्रॉप बना दी. उस ड्रॉप में क्या है, प्याज का रस, गाजर का रस, शहद, इस तरह की कुछ चीजें बताई है. एंड ऐसा क्लेम करा जाता है उस ड्रॉप पे कि भाई आपकी आंखों की 99% बीमारियां ठीक कर देगी, मोतियाबिंद ठीक कर देगी, कलर ब्लाइंडनेस ठीक कर देगी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ठीक कर देगी, ग्लूकोमा ठीक कर देगी. ये 100% मिसलीडिंग एड्स हैं. और इसी को देखते हुए IMA ने केस करा था और पतंजलि ने पब्लिकली न्यूज़पेपर में अपोलोजाइज भी करा था. तो उनका ब्रांड पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा. सो ये जो ड्रॉप्स, लोगों की आदत डल गई है कि रात को सोने से पहले वो ड्रॉप डाल लो. जब वो ड्रॉप डालते तो आंखों में बहुत जलन सी होती है और उनको ऐसा लगता है कि जलन की वजह से हमारी आंखें साफ हो रही हैं. ऐसा कुछ नहीं है. उस ड्रॉप को लॉन्ग टर्म यूज करने से क्रॉनिक एलर्जीज हो जाती हैं आंख में. कितने पेशेंट से मैं रोज मिलता हूँ. और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे देश में एक मैजिक ड्रग्स रेमेडी एक्ट है जो ये बोलता है कि इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं करनी. और उसमें तो कैटरैक्ट के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोतियाबिंद का इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन के अलावा मोतियाबिंद और किसी और चीज से ठीक हो ही नहीं सकता. लेकिन आप इतना देखते हो सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं भाई ये गोली खा लो, ये ड्रॉप यूज कर लो, पतंजलि ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये जड़ी बूटी ले लो, ये योगा कर लो, आंखों की मसाज कर लो, ये शहद खा लो, हल्दी मिलाए खा लो, मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा. इन सबसे कुछ नहीं हो सकता. ये सारा कुछ जो है एक स्कैम चल रहा है. रामदेव की दवाई तो मैंने भी यूज करी है. ये तो प्रॉब्लम है ना. देयर एडवर्टाइजमेंट्स आर सो पावरफुल कि एक नॉर्मल इंसान टेंड्स टू बिलीव. एंड ऑल्दो वो पतंजलि की जो इमेज ब्रांडिंग है वो इतनी क्रेडिबल शो करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान बिलीव कर लेता है यार, ट्रस्ट अथॉरिटी पहले ही बिल्ड करी है. एंड फिर उनको लगता है कि चल ठीक है यार, ड्रॉप डाल के देख लेते हैं, ज्यादा क्या होगा, काम नहीं करेगी ना, फिर चले जाएंगे डॉक्टर के पास. बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ काम करना नहीं है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हो जाएंगे. ओके. अब जैसे उसके अंदर जो चीजें डाली हुई हैं, जैसे प्याज का रस, शहद, ऐसे कुछ डाला हुआ है ना, 2-3 चीजें डाली हुई, क्या ये आंख के लिए सही भी होती है कि नहीं होती? नहीं होती ना. इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है. मतलब या तो कोई ऐसा प्रूव करे कि इसको डालने से आंखों में कोई फायदा हुआ तो हम माने. बस ब्लाइंड क्लेम्स आप थोड़ी दे सकते हो कि भाई ये हेल्दी होते हैं तो आप आंख में डालो ये ठीक हो जाएगा. ऐसा थोड़ी होता है. सो इट इज कंप्लीटली वेस्ट. एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे. अगर किसी चीज में हेल्प भी कर रहा होता ना तो मैं चलो बोले था चलो डाल लो. हेल्प तो कर नहीं रहा, नुकसान होगा देता है. गॉट इट. और जैसे बचपन में आंखों में कुछ गिर जाता था तो मैंने देखा कि पानी के चपके घी भी डाल देते थे. मत करो ये सब यार, ये तो बहुत कॉमन है लोगों का. घी एक चीज है. घी के साथ लोग शहद डाल देते हैं, गुलाब जल डाल देते हैं.
कुछ लोगों की आदत होती है भाई सुबह उठ के आंख धो रहे हैं, पानी से छपके मार रहे हैं, दोपहर को पानी छपके मार रहे हैं, शाम को पानी के छपके मार रहे हैं, रात को सोने से पहले छपके मार रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो सूरमा लगा लेते हैं बच्चों की आंख में। ये सब चीज़ें आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपकी आंखें, ऊपर वाले ने एक बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। हमारी आंखों में आंसू हैं, आंसू हमारी आंख को धोते भी रहते हैं। आंसू में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, आंखों को साफ भी रखते हैं। तो आपको आंखों में कुछ भी एडिशनल चीज डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आंख में बीमारी हो रही है तो उसकी दवाई डालेंगे हम आंख में। ये नहीं कि आंख में कोई बीमारी हो रही है और पूरे दिन शहद डाल लो, घी डाल लो या रोज जल डाल लो, गुलाब जल डाल लो, उससे ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बीमारी सिर्फ बढ़ जाएगी उससे। गॉट इट। मैं देखा कि बचपन में ना काजल लगा देते थे आंख में और उससे बहुत इरिटेशन होती थी। मतलब मैं तो भागता था। सूरमा, काजल, हाँ पता नहीं क्या क्या लगा देते थे। तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है आंखों में? क्यों लगाते थे काजल बच्चों की आंखों में? को तो आज तक रीजन समझ नहीं आया इसका। मुझे भी नहीं समझ में आता। नजर पूछा नहीं अपने पेरेंट्स से क्यों लगा रहे हो? नजर ना लगे? नहीं। अच्छा नजर नहीं लग रही तो यहाँ लगा दो ना टीका। सही बात है। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, आंख में क्यों लगा रहे हो? देखो ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये पेरेंट्स को समझनी है बात, ये जो आप काजल सूरमा लगा रहे हो, इससे बच्चों की आंख में कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच के लगा रहे हो कि इससे आंख की नजर बेटर होगी या आंख में कोई बीमारी नहीं होगी, मिथ है। अगर आप ये सोच के लगा रहे हो कि इससे मेरा बच्चा सुंदर दिखेगा, तो भैया सुंदर तो बच्चे वैसे ही होते हैं, उसके लिए आंख में क्यों लगाना है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग क्या करते हैं, ये एक ही काजल की स्टिक को मल्टीपल बच्चों में यूज करते हैं, तो उससे एक बीमारी होती है ट्रिकोमा, वो फैल जाती है। साथ ही साथ इन सब जो चीजें होती है इनमें लेड होता है। लेड एक पॉइजनस केमिकल है। जब लेड आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, मेंटल डेवलपमेंट खराब हो जाएगी, फिजिकल डेवलपमेंट खराब हो जाएगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं जब लंबे समय तक आप इसको लगाते रहते हो तो बच्चों की आंखें तो सेंसिटिव हैं, बच्चों की आंख में क्रॉनिक एलर्जीज हो जाती हैं। ऐसी एलर्जीज हो जाती है जो दवाई से ठीक ही नहीं होती, लंबे लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। तो इस सूरमे से, काजल से ना कोई नजर बढ़ने वाली है, ना मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला। बस नजर से आपको बचाना है ना, कहीं और लगा लो, आंख में मत लगाओ। इसका मतलब जितनी भी लड़कियां वो तो गई काम से, वो काजल लगाती है, आईलाइनर लगाती है, पता नहीं क्या क्या लगाती है। उस मेकअप को सुंदर बनने के लिए लगा तो लेती हैं, लेकिन उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभी आपने नोटिस करा कितने सारी लड़कियों की आंखें फूल जाती हैं, रात को पार्टी हुई, मेकअप वेकअप करा, अगले दिन आंखें फूली फूली हुई हैं, फिर वो मेरे पास आती हैं इलाज कराने के लिए। तो ये ब्लेफराइटिस करके प्रॉब्लम है जो मेकअप लगाने से हो जाती है। मेकअप लगाने से एलर्जीज हो जाती है, तो डिस्कस करा। मेकअप लगाने से ड्राई आइज हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ पे आप वो मेकअप लगा रहे हो, हमने डिस्कस करा, वहीं से तो ऑयल बनता है। करेक्ट। वहाँ पे ऑयल ओपनिंग्स है, कभी कभी ये पार्टिकल्स वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, पेशेंट की आंख में ड्राइनेस शुरू हो जाती है। तो आप लगा तो रहे हो कॉस्मेटिकली अच्छा दिखने के लिए, लेकिन फिर आपको इसको ठीक से क्लीन भी करना है। और अगर आप सेंसिटिव हो, आप देखते हो भाई मेकअप लगा लेती हूँ, आंखें फूल जाती हैं या लाल हो जाती है, जलन होने लगती है, देन यू शुड अवॉइड दैट मेकअप, या यू शिफ्ट टू सम अदर ब्रांड, डिफरेंट कंपोनेंट सोर्स में। गॉट इट। अभी ना रिसेंटली कोई एक्टर की आंख में लेंस से कुछ हुआ था। हाँ, वो जैस्मिन करके नाम था उसका, आई डोंट नो, मैं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाया था, आई कांट रिकॉल हर नेम नाउ। उसने क्या करा, कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिया और कॉन्टैक्ट लेंस से आंख में इन्फेक्शन हो गई, अल्सर हो गया। अब वो अल्सर को पहले तो ठीक करने में दुनिया भर की मेहनत लगेगी, बिकॉज ये बहुत ड्रेडेड इन्फेक्शन होती है, और वो आंख की नज़र को खराब करके जाती है। कॉर्निया जो काली पुतली है, जहाँ पे अल्सर होता है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से, वहाँ पे वो निशान छोड़ देती है और पेशेंट की नज़र भी खराब हो जाती है। इसलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है तो या तो चश्मा पहन लो या इसको हटवा लो, कॉन्टैक्ट लेंस मत पहनना। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत डेंजरस चीज है। हम हर रोज ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस से अपनी आंखें खराब करा लेते हैं। गॉट इट। इससे अल्सर आपने बोला, इन्फेक्शन हो जाती है, और अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो अल्सर बन जाता है आंख में। अल्सर क्या क्या चीजें कर सकता है? अल्सर बेसिकली क्या होता है कि बहुत मेजर इन्फेक्शन होगी आपकी काली पुतली पर, ऑफकोर्स ठीक होगी, दवाइयां हम देंगे, लेकिन जब वो ठीक होती है ना तो वो पुतली पर निशान छोड़ जाती है। अब काली पुतली तो ऊपर वाले ट्रांसपेरेंट बनाई है, क्लियर बनाई है, अब उसके ऊपर निशान अगर आ गया तो जो लाइट आ रही है वो उसका फोकस खराब हो जाएगा और डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी। गॉट इट। अब जिनकी आईसाइट वीक नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, और जिनकी आईसाइट भी वीक है, एक डेली रूटीन अगर आपको बताना है तो आप क्या रूटीन बताना चाहोगे? कुछ नहीं करना, जस्ट हैव हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, बैड हैबिट से दूर रहो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कम करो, लेकिन आंखों के लिए स्पेशल आपने कुछ नहीं करना।
जैसे रात को सोने से पहले हम ब्रश कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंखों को साफ करके सोना, आंखों के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि भाई हरी सब्जियां, गाजर, आंवला, पपाया, इनको खाने से जनरल हेल्थ बॉडी की अच्छी रहती है, जनरल हेल्थ आई की अच्छी रहती है, लेकिन ये बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आपकी आंख की नज़र कम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको लग रहा है आंख की नज़र कम है और आप भर भर के गाजर खा लो, हरी सब्जी खा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये भी मिथ है। मिथ है। कुछ लोग होते हैं कि सुबह उठ के घास में चलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं किसने बोला होता घास में चलने से नजर तेज होगी, पूरी जिंदगी चल लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब जैसी नेचुरल है ऐसी रहने दो इनको। भाई जब तक आपकी आंखें बढ़िया काम कर रही है ठीक है, कहीं भी आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मिलके कंसल्ट कर लो। अपने देश में डॉक्टर मिलना बहुत आसान है। हम अमेरिका यूरोप में नहीं रहते कि डॉक्टर से मिलने के लिए 1-2 महीने की अपॉइंटमेंट है। हम तो आज सोचेंगे कल डॉक्टर से मिल सकते हैं, फिर भी नहीं आते पेशेंट्स। और उस स्टेज पे आते हैं जब बीमारी बढ़ चुकी होती है। अब आप इलाज करो, अब पूरा इलाज आप कर नहीं पाओगे, बीमारी बढ़ गई, अब आप पूरा इलाज नहीं हो पाता, पेशेंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। डॉक्टर मैं तो इलाज कराने आया था, इलाज ठीक से हुआ नहीं। ये भी तो देखो आप कौन सी स्टेज में आए हो, जब आपने दुनिया भर के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अब जब आपने हार मान लिया और डॉक्टर के पास आ रहे हो, डॉक्टर कितना ठीक कर देगा उसको। करेक्ट। आपके पास सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे कोविड-19 में कोविड बहुत ज्यादा चला, तो ऐसे मेरा तो देखो 99% काम है चश्मा हटाने का। सो आई एम अ लेसिक सुपर स्पेशलिस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जन, उसी की मेरी स्पेशलिटी, उसी की मैंने एजुकेशन पढ़ाई करी है। सो मेरे जो मेन पेशेंट्स आते हैं वो अपना चश्मा हटवाने के लिए आते हैं। तो अगर चश्मा हटवाने के बारे में हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी सारी तरह की आजकल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, अलग अलग तरह के लेजर्स अवेलेबल हैं, कुछ लेंस वाली टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ों से हम आज की डेट में अगर 100 लोग चश्मा हटवाने आते हैं तो 70 से 80 लोगों का चश्मा हम 100% बिना किसी टेंशन के पूरी लाइफ के लिए हटा सकते हैं। गॉट इट। मैंने देखा था सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो कि आपका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आपने काफ़ी सारे ऑपरेशन करे एक दिन के अंदर ही किए थे। कितने ऑपरेशन किए थे आप? अबाउट 250 इन अ डे। इट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमसे पहले कोरिया ने बना दिया था 242 का, तो हमने बस 8 पेशेंट्स एक्स्ट्रा करके उनका रिकॉर्ड ब्रेक करा है। एंड वी आर वेरी दिस थिंग कि अब चाइना वाइना फटाफट अपने 300 करके हमारा रिकॉर्ड ले लेगा हमसे। गॉट इट। मैं तो आपका टर्नओवर सोच रहा हूँ, आपका टर्नओवर कितना होगा? सारा टर्नओवर का पैसा तो मशीन में लग जाता है, इतनी महंगी मशीन है। ऑलराइट। सो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना काफ़ी सारी आंखों की। चाइना ने ना, मैं एक डेंटिस्ट से बात कर रहा था, हमारे पॉडकास्ट पे आ गई थी, उन्होंने बताया कि अगर आपका दांत टूट जाता है ना तो एक ऑर्गेनिक तरीका है वो दोबारा उग के वापसी आ जाता है। इसी तरीके से बायोनिक आई के बारे में मैंने सुना, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहोगे? नहीं, बायोनिक आई सुनने में तो बहुत फैंसी लगती है, लेकिन बायोनिक आई बहुत एक मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती पेशेंट का। बट हाँ, अगर कोई देख ही नहीं सकता और कुछ भी उसको बेनिफिट मिल जाए तो ही बिकम्स हैप्पी। सो बायोनिक आई में कुछ ऐसी कंडीशन, मान लो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की कंडीशन है, जैसे आपका पर्दा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ARMD की कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक आंख के सामने एक गॉगल्स लगा देते हैं, उस गॉगल में एक कैमरा होता है और पर्दे में एक चिप हो जाती है। तो वो कैमरा जो है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल चिप को, और उस चिप से सिग्नल को हम ऑप्टिक नर्व से ब्रेन की तरफ भेजते हैं। लेकिन बायोनिक आई का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट अंधा था और अब एक नॉर्मल इंसान की तरह देखना शुरू कर देगा। बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है उसमें, पिक्सल पिक्सल करके इमेज होती है। तो हाँ, कुछ हद तक पेशेंट इंडिपेंडेंट हो पाएगा, लेकिन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू गेन फुल फ्लेजेड विजन बैक। गॉट इट। अच्छा, ऐसे ही एक इलॉन मस्क ने न्यूरा लिंक करके निकाला है, उससे हमें बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। अब हम ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर वहां पे आप देख नहीं पा रहे, भाई मान लो आपकी आंख काम कर रही है, पूरी आंख का सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है वही ठीक से काम नहीं कर रहा, फिर ना आपने देख पा रहे, तो न्यूरा लिंक से हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना अभी रिसर्च स्टेज में है, कब ये सारी चीज़ें कमर्शियली अवेलेबल होंगी और कब हम सर्जरी करके एक्चुअल पेशेंट को बेनिफिट दे पाएंगे, वी रियली डोंट नो। यू कैन टेक 5 years 10 years और मे बी मोर देन दैट। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आपने लेजर ट्रीटमेंट आप करते हैं, राइट? उसमें स्पेशलाइजेशन है। इसके बियॉन्ड क्या फ्यूचर है, क्या चीज़ आ सकती है और जो आपको लगता है? सी एक्चुअली हम बेसिक बीमारियां तो हम समझ चुके हैं आजकल की यही है, लेकिन हम सारी बीमारियों को ट्रीट नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया, चश्मा भी अगर हम हटाना चाहते हैं तो 100 में से 70 लोगों का हटा पाते हैं, सबका तो हटा नहीं पा रहे। तो एक मेजर
प्रोपोर्शन है लोगों का जो अभी इन सब चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, वो बेसिकली अब ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर पाएगी। ऐसे ऐसे लोग जिनको पहले हम नहीं कर पा रहे थे, अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से शायद उनको भी हम बेनिफिट कर पाएँ। तो ये ही टेक्नोलॉजी आगे एडवांस कर रही है। भाई गाड़ी तो आज से 100 साल पहले भी 4 पहियों पे थी, आज भी 4 पहियों पे है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाड़ी कल को उड़ना शुरू कर देगी। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हो रही है उसी को फर्दर रिफाइन कर रहे हैं ना। कार्स अब बेटर, सेफर है, क्वालिटी बेटर है, ज़्यादा स्पीड पकड़ सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम बेटर है। तो ऐसी ये सब टेक्नोलॉजीज टाइम के साथ रिफाइन कर रहे हैं और ब्रॉडर पेशेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ विजन जो हम 25 साल पहले देते थे लेजर से, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गया। इनफैक्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हमारी आगे एडवांस कर रही है। गॉट इट। मतलब ये वाला पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है। हमने जो भी बात करी है बहुत डीप जाके करी है। काफ़ी डीप है। हाँ, आई गेस हमारी ऑडियंस को काफ़ी वैल्यू मिलेगा इस चीज़ से। आई होप सो। एंड जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर है, तो अगर जिसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, वो किस तरीके से अपने चश्मे को रिमूव कर सकता है? ओके, तो ये तो काफ़ी डिटेल्ड आंसर है, इस पर तो पूरा पॉडकास्ट ही बन सकता है, बट चलो आई ट्राई टू कवर इट ब्रीफली। सी, सबसे पहले अगर एक इंसान आज की डेट में चश्मा हटवाने का प्लान कर रहा है तो उसको कुछ बेसिक क्राइटेरिया पहले फुलफिल करने हैं। उसमें पहला क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये कॉस्मेटिक सर्जरी, हम बीमारी नहीं है जिसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, आपके चश्मे का नंबर स्टेबल होना चाहिए। पिछले 6 महीने से वो आधा पौना मान लो चेंज हो रहा है तो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मोर और लेस आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। अगर लेडीज़ को कराना है तो वो प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग फेज में नहीं होनी चाहिए, और आपको ऐसी कोई दवाइयाँ आप ना ले रहे हो जिससे आपका बॉडी का इम्यूनिटी खराब होता है। जैसे आप इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपको नहीं ले रहे हो तो आप एक तरह से एलिजिबल हो। अब जब आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो, अब आपको एक हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे ये ऑपरेशन होते हैं। वहाँ पे आपके 10-12 तरह के टेस्ट होते हैं, सारे आंखों के टेस्ट हैं। इसमें हम आपकी आंखों का चेक करते हैं कि आपकी आंखें लेज़र के लिए हेल्दी है कि नहीं। तो हम आपका ड्राई आइज का टेस्ट कर रहे हैं, पुतली की मोटाई का टेस्ट कर रहे हैं, पर्दे के टेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैप्स ले रहे हैं, डायलेटेड टेस्ट हो रहा है, और इन सारे टेस्ट को देख के अब हम डिसाइड करते हैं कि आपका चश्मा हट सकता है कि नहीं हट सकता। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोगों के चश्मे का नंबर कम होता है, जैसे मान लीजिए 1 से लेके या आधे नंबर से लेके 8 नंबर तक का चश्मा हम थोड़ा सा कम नंबर मानते हैं, और 8 से ऊपर फिर 30-32 तक चश्मा जा सकता है। तो जिन लोगों का नंबर छोटा है, आधे से लेके 8 तक है, उनमें मेनली हम लोग लेज़र वाले ऑपरेशन से चश्मा हटाते हैं। तो लेज़र में भी अलग अलग टाइप्स के लेज़र्स हैं। पहले एक लेसिक लेज़र बहुत पॉपुलर हुआ था, फिर कॉन्ट्यूरा करके आ गया, फिर सिल्क करके आ गया। आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर है उसको कहते हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइस लेज़र। तो आजकल मेजॉरिटी लोग हैं उससे हटाते हैं। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, 5 साल बाद वेवलाइट से भी कुछ बेटर होगा। और मान लो जब आपका नंबर 8 से ऊपर है तो लेज़र्स आपके काम नहीं करते, क्योंकि लेज़र की लिमिट है। 8 से ऊपर वालों का हम चश्मा हटाते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी से, जिसको कहते हैं ICL। ICL क्या होता है? एक लेंस है जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है, इसको हम आपकी आंख में इम्प्लांट कर देते हैं, तो आपका चश्मे का नंबर हट गया। तो जैसे मैंने आपको एक RLE बताया था, तो RLE में हम क्या कर रहे हैं, आपका नेचुरल लेंस निकाल रहे हैं और एक नया लेंस डाल रहे हैं। लेकिन ICL जो हम करते हैं, ये यंग बच्चों में करते हैं, इसमें हम नेचुरल लेंस को निकालते नहीं है, बस उसी के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेंस को डाल देते हैं। ठीक है, अब आपका ये वाले ऑपरेशन हो गए, छोटा नंबर है लेजर से हो गया, बड़ा नंबर ICL से हो गया, बाकी सब कुछ इनका सेम सा रहता है। तो आज ऑपरेशन हुआ, अगले दिन आपकी नज़र साफ हो जाती है। 2-3 दिन का आपको परहेज रखना होता है कि आंख में धूल मिट्टी ना जाए, पानी ना जाए, थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर 3 से 4 घंटे। 3 दिन बाद आपने अपनी रूटीन शुरू कर दी। अब आप ऑफिस जाओ, 15 घंटे मोबाइल चलाओ, धूल मिट्टी में निकलो, गाड़ी चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। और 15-20 दिन के बाद आपने एक तरह से भूल जाना है कि आपका ऑपरेशन हुआ था। अब आप जो मर्जी करो, तब आप जॉगिंग कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल लग गई, डाइव कर रहे हो, चोट लग गई, रगड़ लिया, मसल लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जो साइड इफेक्ट बनेगा आपका, वो ड्राइनेस का बनेगा, उसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। वो आपको दिन में 4 बार ड्रॉप डालेंगे 3 महीने तक। दैट्स इट। तो बेसिकली किसी को कराना होता है तो उसका 3 दिन का काम होता है। पहले दिन वो आके चेकअप करा लेते हैं, अगले दिन वो ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके अगले दिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं, 3-4 दिन का ब्रेक लगाओ, काम पे वापस जाओ। मतलब इंस्टेंट ही अगर देखा जाए, 1 वीक के अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। इनफैक्ट जो अमेरिकन यूरोपियन नेशंस हैं उसमें तो ये होता है कि आज ऑपरेशन करा, कल से अपने काम पे चले जाओ। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा एनवायरनमेंट ट्रॉपिकल है, थोड़ा कंटामिनेटेड है, पानी भी कंटामिनेटेड है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो हम कहते हैं 3-4 दिन थोड़ा सा घर के अंदर रह लो, थोड़ा बॉडी हील हो जाए, फिर अपने काम पे लग जाओ। गॉट इट।
राहिल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी वैल्यू दी हमें। कोई फाइनल नोट आप देना चाहते हो? फाइनल नोट बस ये देना चाहता हूँ कि हम सबको थोड़ा सा आंखों का दान करना चाहिए, जैसे हम बात भी कर रहे थे। और अब गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की आंखों का दान हो उनकी मृत्यु के बाद। देखिए, हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं है, या तो हम इसको जलाएंगे या हम इसको दफना देंगे। तो अगर आप, ये दान मरने के बाद होता है, मरने से पहले नहीं होता। तो अगर आप अपने मरने के बाद अपनी आंखों का दान करते हैं तो उससे 2 लोग दोबारा देख पाएंगे और हमारे देश में जो ब्लाइंडनेस का बर्डन है कम होगा। जब कोई इंसान मेरे हॉस्पिटल में आता है और वो देख नहीं पा रहा, ब्लाइंड है, और अगर उसको पता लग जाता है कि भाई अगर कोई अपनी आंख का दान कर दे तो मैं दोबारा देख पाऊंगा, तो उसकी लाइफ में ना अब यही मोटिव रह जाता है कि बस कहीं से मुझे किसी की आंख मिल जाए। लेकिन अपने देश में लोगों के बहुत मिथ्स है, सुपरस्टिशंस है। उनको लगता है भाई आंखों का दान करेंगे तो अगले जन्म में अंधा पैदा हो जाएंगे या आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो अपनी आंखों का दान करते नहीं है तो कई सारे लोग अपनी अंधकार की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये मैं ऑडियंस से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मरने के बाद अगर अपनी आंखों का आप दान कर दे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बस 2 लोगों का फायदा हो जाएगा। इससे बड़ा पुण्य काम और क्या हो सकता है? राइट, मेक सेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आंखें नहीं, मतलब लीवर, सारी बॉडीज को दान देना चाहिए। बट यू वुड रियलाइज भाई किडनी तो जिंदा में करना है, मेजर ऑर्गन्स है वो लाइव करने होते हैं, अभी आप जिंदा आप कर रहे हो, ये तो मरने के बाद करना है। मरने के बाद तो भाई बॉडी का वेस्ट है ना, दे दो किसी को, किसी का फायदा हो जाएगा। Correct. Rahil, it was really amazing. No, absolute pleasure. Thank you for inviting me. Thank you so much. And second part जब करेंगे तो absolutely looking forward to it. Done. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जितना डीप क्वेश्चन कर सकता था मैंने उतने डीप क्वेश्चन करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए निकलवाई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है ना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एंड साइड में जो आपको ये 2 वीडियो दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाके देखो, ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है इसी पॉडकास्ट की तरह। तो मैं मिलता हूँ आपसे इन दोनों पॉडकास्ट में।